ग्रेट ग्रेट। एंड डॉक्टर साहब, पिछली मुलाकात आपके साथ आपके ऑफिस में हुई थी एंड आज थर्ड टाइम मैं आपसे मिल रहा हूँ, 2 बार लाइव इससे ऑनलाइन में। एंड आई मस्ट से आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर वर्क। एंड ना सिर्फ मैं, कई लोगों का हमारे पास वापस से रिक्वेस्ट आया कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को आप फिर से बुलाइए आपके शो में, सो दैट आई थिंक पहला वाला प्रोग्राम करीब 3-4 लाख लोगों ने देखा है अभी तक, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को भी देख पाए, ऐसी उम्मीद के साथ। एंड वेलकम सर, वेलकम बैक। धन्यवाद, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, आज सवालों की श्रृंखला, पिछली बार जो हमने सवाल किए थे डाइट के बारे में या अपनी बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में, आज थोड़े से पहला सवाल आपसे लूंगा। मैंने आपका अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो लिया था जिसमें आपने आईएमए के लिए कुछ बात किया था, एंड आई रियली गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट एंड आई थॉट वो ट्रूथ लोगों के सामने आ पाए। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछूंगा कि व्हाट इज आईएमए, why so many, उसमें मतलब आज कई सारी दवाइयां हैं जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी का बहुत सारा कॉस्ट है, बनती शायद कम में है, पे बहुत ज्यादा करती है, कई फार्मासिस्ट बहुत सारा डिस्काउंट देते हैं, एंड सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं रेमडेसिविर लो, इस तरह का इंजेक्शन लो, 40-40, 50-50 हजार में ये इंजेक्शन बिक रहे हैं। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, आपसे हम जानना चाहेंगे ये मेडिकल साइंस में कहाँ स्टैंड करती है ये सारी चीजें। और जैसे बाबा रामदेव ने भी उनके लिए बात किया, लेकिन फिर वो काफी सारा झमेला हो गया, काफी सारे चैलेंज हो गए। तो मैंने आपके उस वीडियो में देखा कि आपकी और आईएमए की लड़ाई भी बड़ी पुरानी है सर। सो हाउ हैज बीन दैट जर्नी एंड व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद अस अबाउट दैट? देखिए, इसको समझना बड़ा आसान है। समझने के लिए आपको सिर्फ दो वर्ड समझने पड़ेंगे। पहला वर्ड है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस क्या है? जो चीज प्रूव हो चुकी है, मेडिकल लिटरेचर में अवेलेबल है, मेडिकल जर्नल में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। और एक दूसरी चीज जो आपको समझना है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री क्या है? हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिसिन को लेके जो बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। जिससे व्यापार बनता है, किसी की हेल्थ, किसी का व्यापार का कारण बन जाए, तो दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। और जो प्रूवन चीजें ह्यूमन बॉडी के बारे में, दवाइयों के बारे में, दैट इज मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों सेम चीज नहीं है। तो IMA, इट कन्वर्ट्स द मेडिकल साइंस इनटू अ मेडिकल इंडस्ट्री। दैट इज द रोल ऑफ IMA। IMA एक लॉबिंग एसोसिएशन है, लॉबिंग एसोसिएशन है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज की बात कर लेते हैं, इससे सब कुछ समझ आ जाएगा। एक ही उदाहरण, हर बीमारी फिट हो जाएगी। डायबिटीज में आपने देखा है कि हर घर में डायबिटीज के लिए शुगर की दवाई लेते हैं, और दवाई लेने के बाद एक चीज होती है कि उनका ब्लड शुगर लेवल रीडिंग से नीचे आ जाता है। तो लेकिन ये तो हुआ कि एक पर्टिकुलर ड्रग लिया और ब्लड शुगर लेवल का नीचे आ जाना। अब इसमें IMA का रोल ये है कि इस पूरे प्रोसेस को कितना प्रॉफिटेबल बनाए। फॉर एग्जाम्पल 2019, टू वेरी प्रिसाइज 6 मार्च 2019 में डायबिटीज का क्राइटेरिया चेंज हो गया, राइट? ACP गाइडलाइन नया आया। सो दैट एकेडमी ऑफ कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है मेडिसिन की, कॉलेज ऑफ फिजिशियन, सॉरी नॉट प्रोफेशनल फिजिशियन। और उन्होंने गाइडलाइन निकाला कि भाई जिनका ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलिटर से नीचे है बिना किसी दवाई के, तो दे आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट, उनको दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस एक गाइडलाइन के आने से अबाउट 80 to 90% सो कॉल्ड डायबिटीज पेशेंट, उनको दे शुड बी फ्री ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन के बिना ही उनका ब्लड शुगर 250 से नीचे रहता है। इसका मतलब 80 to 90% डायबिटीज का जो व्यापार हो रहा था, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स आ रहे थे वो कम आने लगेंगे, बिकॉज अब वो दे आर नो मोर इन द डायबिटीज कैटेगरी। तो उनको डॉक्टर के पास ना तो जाने की जरूरत है, ना डॉक्टर के बताए हुए मेडिसिन को खाने की जरूरत है। लेकिन अब आता है IMA का रोल कि IMA ने क्या किया, ये अनाउंसमेंट कर दिया, ये जो नया गाइडलाइन आया है 6 मार्च 2018, अब वो नया नहीं रहा। ये जो नया गाइडलाइन आया है, इस गाइडलाइन को हम पेशेंट तक नहीं पहुंचाएंगे, और ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, इस गाइडलाइन को हम रिजेक्ट करते हैं। दिस गाइडलाइन शुड नॉट बी
told to the patient, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका, ये कोई गूगल पे सर्च कर देख सकता है। यानी कि सारे के सारे जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो आईएमए से एसोसिएटेड हैं, उनको ये बोल दिया गया कि आप इस गाइडलाइन को लोगों तक नहीं भेजेंगे। अब लोगों तक नहीं भेजेंगे इसका मतलब कि वो जो गाइडलाइन आया है दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, उस मेडिकल साइंस को ब्लॉक किया गया। क्यों ब्लॉक किया गया? ताकि मेडिकल इंडस्ट्री जो ग्रो हो सके और उसके ग्रोथ में रिकॉर्ड जो बन रही थी वो गाइडलाइन रुकावट ना बन पाए। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी कभी ऐसा कोई मेडिकल साइंस में उपलब्धि आती है जिसकी वजह से मेडिकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है, तब लॉबिंग के लिए बीच में आता है व्हाट वी कॉल एज आईएमए। फॉर एग्जांपल, आपने अभी हमारी बात की तो 2015 की बात है जब मैंने ये ऐलान किया कि जितने भी, आपके इस शो से भी मैं ऐलान करता हूं, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं या जो अपने आप को डायबिटीज के पेशेंट समझते हैं, वो अपने खाने का अगर 50% खाना, 50 या 60% टोटल डाइट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कर ले, ढेर सारे फ्रूट, खास करके मीठे फल जैसे आम है, केला है, चीकू है, तो 3 दिन के अंदर उनकी डायबिटीज इतनी कम हो जाएगी कि दवा छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी। ये छोटी सी बात है। अब क्या है कि जैसे ही ये रिसर्च में लेके आया सामने, तो आईएमए हरकत में आ गया और आईएमए ने हर जगह या तो कंप्लेन किया या मेरे सेमिनार्स को ब्लॉक किए, वहां धरना देके, या फिर टीवी के शो के माध्यम से मुझे झूठा इंसान क्वैक ये ठहराया ताकि लोग इस बात पे विश्वास ही ना करें और ये चीजें लोगों तक के घर तक ना पहुंचे। तो मैं जो लेकर आया वो रिसर्च दैट इज फॉर मेडिकल साइंस, लेकिन उस साइंस से मेडिकल इंडस्ट्री को धक्का पहुंच रहा था, तो यहाँ पे रोल आता है आईएमए का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सो दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ आईएमए टू लॉबी फॉर द बिजनेस ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री। जैसे रेमडेसिविर है, पहले दिन जिस दिन को आया था उस दिन से ही पता था रेमडेसिविर इंसान के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है और इससे किसी भी कोरोना पेशेंट का भला नहीं हो सकता, पहले दिन से ही पता था। अब तो खैर वो बैन हो गया, लेकिन यहाँ पे आईएमए का फिर रोल है कि इसको लॉबी करके किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब रेमडेसिविर लोगों को लगाया जाएगा तो इसका क्या होगा, रेमडेसिविर लगाने से एक हेल्दी इंसान डायबिटीज पेशेंट बन जाता है, बन सकता नहीं, बन जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक हेल्दी पेशेंट आर्थराइटिस का पेशेंट बन जाता है, एक हेल्दी पेशेंट थायराइड का पेशेंट बन जाता है। तो जितने रेमडेसिविर लगाएंगे उतना मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वो कोरोना जो कि सिंपल फ्लू है वो तो वैसे ही ठीक हो जाना है, लेकिन पेशेंट जब घर जाएगा, he is now a patient of diabetes, of a patient of arthritis, patient of thyroid, तो यानी कि जीवन भर के लिए एक एक्सेस नंबर ऑफ कस्टमर्स मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। तो वो गया था इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए, कोरोना या फ्लू व्हाट एवर यू वांट टू से, बट जो वो घर गया तो 3-4 नई बीमारी लेके आ गया। यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री को ग्रो करने में रेमडेसिविर का बड़ा हाथ है, और कहीं वो मर गया रेमडेसिविर की वजह से, तो और अच्छा है कि लोगों में दहशत फैलेगा, देखो भाई कोरोना से मर गया, एवरी डेथ बिकॉज ऑफ रेमडेसिविर इज गिवन अ नेम, इट इज अ डेथ बिकॉज ऑफ कोरोना। तो वो भी अच्छा है, लोगों में भय फैलेगा। भय से क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे होगा, लोग भागेंगे हॉस्पिटल में, एक बार आ गए हॉस्पिटल में फिर तो उनके पकड़ में और जकड़ में आ ही गए। सो ये है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन टुवर्ड्स इंडिया। दिस इज सो स्कैरी डॉक्टर साहब। अभी जब हम सुन रहे हैं तो हम जैसे लोगों को तो ये पता नहीं होता है कि सभी ने कह दिया कि जान बचाने के लिए रेमडेसिविर ही काम आएगा, और लोग 40,000, 50,000, 60,000 रुपए तक उस इंजेक्शन के लिए देने लगे, एंड लास्ट में पता लगता है कि वो इंजेक्शन किसी काम का नहीं है। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपकी जगह सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, ये घर घर में जाना चाहिए। I want you to click on the share button, और ये इंफॉर्मेशन, ये विजडम हर घर में पहुंचनी चाहिए। मेरे घर में कम से कम 10 से 15 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, मेरे नाना जी से लेके मेरी मम्मी, मेरे जीजा जी, और भी कई लोग, मेरे मामा, बहुत सारे लोग, एंड ये आई थिंक हर एक घर में लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इसलिए नीचे शेयर बटन दिया गया है, यूट्यूब पे आप इसे देख रहे हैं, यूट्यूब पे शेयर बटन है, आप 2500 लोग अभी इस समय देख रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 मिनट, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब के साथ मैं बहुत सारे ऐसे सवाल पूछूंगा और आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में हम में से कई लोग किस तरह से अंधी उस दौड़ में घूम रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि जिंदगी हमारे साथ क्या गेम खेल रही है, और हम जस्ट लोगों ने कह दिया और उसके तरफ जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे अभी डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं कोरोना आसानी से ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब के एक सेंटर है एनआईसी सेंटर, जो मेरे पास सर शायद अहमदनगर का या औरंगाबाद का कहीं का वीडियो आया था। औरंगाबाद सर, अहमदनगर का, जहां पे
कम से कम 1000-2000 लोग सिर्फ उनसे उनके इंटरव्यू लिए गए कि आपका कोरोना कैसे ठीक हुआ, कि हम लोगों ने नारियल पानी लिया, डाइट वगैरह का प्लानिंग किया। सो डॉक्टर साहब, उस नाइस सेंटर के बारे में रादर देन आई टेलिंग, आप ही बता सकते हैं, बट उससे पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर बटन पे क्लिक करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइव देखते हैं तो लोगों की एनर्जी बनती है, लाइव देखते हैं तो लोगों को समझ में आता है, इसलिए प्लीज डू दैट। डॉक्टर साहब इतनी बड़ी सर्विस कर रहे हैं, यू हैव टू डू दिस सर्विस, प्लीज प्लीज रिक्वेस्टिंग यू। यस डॉक्टर साहब, ये नाइस सेंटर में क्या होता है डॉक्टर साहब? और मैंने वहां देखा है कि बहुत हैप्पी रहते हैं चिल्ड्रन, एंड आसानी से चिल्ड्रन या जो भी लोग जाते हैं और बहुत हंसते खेलते हैं, उनका कोरोना ठीक हुआ है कई लोगों का। सो कैन यू प्लीज गाइड अस एंड थ्रो सम लाइट ऑन दैट प्लीज? नाइस का मतलब है नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स, जो कि सर्टिफाइड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जिनको खास मैंने पर्सनलाइज ट्रेनिंग दिया है, एंड 3 months ट्रेनिंग फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी। तो ऐसे हमारे अभी 550 एक्सपर्ट्स हैं पूरे भारत में। यूं मानिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सपर्ट ऑन एवरेज है। तो पिछले साल जून महीने से, राइट फ्रॉम दिस टाइम लास्ट ईयर से, वर्चुअल मीडियम के माध्यम से हमने हजारों पेशेंट को, टू बी वेरी प्रिसाइज, लास्ट सीजन जिसे वेव 1 बोल सकते हैं, हमने 50,000 पेशेंट ठीक किए विद जीरो मनी एंड जीरो मेडिसिन एंड जीरो मॉर्टेलिटी। एक भी इंसान नहीं मरा, जबकि 20% सीवियर कैटेगरी के पेशेंट थे हमारे पास। जीरो मनी, zero medicines and zero mortality rate, and all of them were severe second wave corona patients, sir? ये लास्ट ईयर की बात है, जब फर्स्ट वेव था दिसंबर। करेक्ट। तो उसके बाद जब ये सब, मैं दिसंबर में वी केम टू नो कि ये जो तमाशा है ये चलता रहेगा आगे। हाँ, और क्योंकि इसके पीछे का एक व्यापार है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया भी था आपसे। तो इसका मतलब अब बारी आ गई फिजिकल सेंटर के होने के, ताकि लोग जब पैनिक करें तो उनके घर के आसपास ही सेंटर हो और उस सेंटर में जाके वो तसल्ली से कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि बीमारी तो मामूली सी है, लेकिन उसे मैंने अभी जैसे बताया, उसको एडवर्स करने के लिए रेमडेसिविर लगा तो बस पेशेंट तो बिल्कुल या तो मरने जैसा हो जाएगा या मर जाएगा, 2 में से एक चीज हो सकती है तब। तो उससे बचाने के लिए उनके हर एक के घर के आगे हमारे सामने ही हमारे सेंटर होने चाहिए। इस उद्देश्य से पहला हमने कोविड सेंटर खोला अहमदनगर में। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोविड सेंटर है, वो MLA वहां के नीलेश लंके महाराष्ट्र के, उनका सेंटर है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरे सेंटर में जितने भी पेशेंट आएंगे उनको ये 3 स्टेप फ्लू डाइट से और हमारे नाइस एक्सपर्ट्स के माध्यम से ठीक होंगे। तो हमने अपने नाइस एक्सपर्ट जो कि हर शहर में है वहां पे डिप्यूट किया। 24 आवर्स 24 घंटे वो रहते हैं और लगातार रहते हैं। और वहां पे जितने पेशेंट आए वो सीवियर कैटेगरी, ऐसे भी लोग आए जो अलग अलग हॉस्पिटल्स ने जब मना कर दिया कि नाउ वेंटिलेटर और डेथ और हम कुछ नहीं कर सकते, जब मामला बहुत बिगड़ जाता है तब भी वो एम्बुलेंस लेके हमारे सेंटर पे आते हैं। और हमारे सेंटर में एक इंस्ट्रक्शन है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेरे तरफ से, कि अगर भी कोई पेशेंट आता है, वो कहीं से भी आए देश के, और वो कितना भी सीवियर है, अगर वो जिंदा है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। वहां भी जीरो मनी, जीरो मेडिसिन एंड जीरो मॉर्टेलिटी। और वहां पे आईसीयू से छूटे हुए पेशेंट आते हैं जो आईसीयू में है, अब वेंटिलेटर में जा रहे थे, ऐसी स्थिति में भी आते हैं तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहूंगा कि कोई कहीं भी रहता हो, हमारे सेंटर में आएंगे ना तो हम एक पैसा लेंगे आपसे अहमदनगर सेंटर, ना ही हम एक दवाई देंगे। और अभी तक, और भगवान हमारे साथ है, हमें यकीन है कि कोई नहीं मर सकता। इस तरह का हमने एक माहौल, एक सिस्टम बनाया हुआ है। और हजारों की तादाद में, कल मैं वहीं पे था, अहमदनगर में ही था कल। एक्सीलेंट। अभी मैं फरीदाबाद में हूँ, बाई ऑन रोड मैं आया और आपका ये इवेंट था। मैं चाह रहा था कि घर से बैठकर आराम से हम इवेंट करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करके आई रीच्ड जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर। माय गॉड। तो एक वहां पे पेशेंट्स को हम मिलने गए और जो हजारों पेशेंट जो ठीक हुए दोबारा आए मिलने सेंटर में। और वो एक ऐसा कोविड सेंटर है जहाँ पे ना तो मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, सिर्फ प्यार है, लव एंड कंपैशन। I want to tell you that mask and isolation kills, love and compassion heals. यही वाला फॉर्मूला वहां पे अपनाया गया और अभी से नहीं अपनाया गया, काफी समय से अपनाया जा रहा है। और हजारों पेशेंट वहां पे आए, हर तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, हर स्टेट से आ रहे हैं। ना तो एक पैसा लिया जा रहा है, ना ही मेडिसिन दी जा रही है, ना ही कोई मर रहा है। तो डॉक्टर साहब, जहां तक समझ में आता है कि पेशेंट को ठीक करना तो ठीक है, लेकिन जीरो मनी के साथ कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज इलाज में डाइट का भी उनका काफी खर्चा आ रहा होगा, ये बेड और ये सब चीजें अरेंज करने का, इट माइट बी अ लॉट ऑफ कॉस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और सारे ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा ये अनोखा लगेगा। ये इतनी अनोखा है कि वो आप सोचने मजबूर हो जाएंगे। उसमें पहली बात तो ये कि हमारे जो नाइस एक्सपर्ट्स है पूरे देश से, जो जितनी ड्यूटी हमने लगाई है, उन्होंने तय किया कि हम कोई खर्चा नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं, अपना पैसा वो लगा के वहां पे आए
अपना पैसा लगा के वहां पे रहते हैं। दैट इज My वन God. पार्ट। अब दूसरा पार्ट, वहां पे हजारों की संख्या में कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट जूस और ये सारी चीजें और इवन एक्सरे वगैरह की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके लिए वहां के जो एमएलए हैं, दैट इज कॉल्ड नीलेश लंके, जो वहां पे पीपल्स लीडर बोल सकते हैं, लोगों के ही लीडर हैं। और लोगों ने जब देखा कि भाई ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो लोगों ने जिनसे जो बन पड़ा, कोई नारियल पानी लेके आ रहा है, कोई अनाज रख के जा रहा है, किसी ने अपनी जगह दे दिया और किसी ने अपना गेस्ट हाउस खोल दिया। तो लोगों ने, शहर के लोगों ने खुले दिल से जिनके पास जो था वहां पे लाके देते जा रहे हैं, लगातार देते जा रहे हैं। इतना देते जा रहे हैं कि अब नीलेश लंके जी का विचार है कि उस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के अभी खोलने जा रहे हैं, नाइस सेंटर उस तरह के। और आने वाले टाइम में देखेंगे अगले महीने से लगातार वहां अलग अलग स्टेट में होंगे। यानी कि कोई भी अगर कोविड होता है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना पैसा खर्च करने की जरूरत है, ना ही उनको वरी करने की जरूरत है, और ना ही परिवार से अलग रहने की जरूरत है। अगर परिवार का एक भी पेशेंट अगर है तो वहां इजाजत है कि परिवार के बाकी मेंबर भी, जैसे मान लो पेरेंट्स बोथ आर कोविड, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका भी इंतजाम वहीं पे है, वो भी फ्री में। तो इस तरह का माहौल है, एक परिवार की तरह है वो। 1100 बेड का है हॉस्पिटल, बट लाइक ए सिंगल फैमिली। डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं चाहूंगा कि पूरे ऑडियंस एंड लोग भी इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं। जब हमने बात करना शुरू किया था तो 2000 लोग थे, अभी 3200 लोग हो गए हैं और देखते जा रहे हैं लोग। दोस्तों शेयर करते जाएं। और उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम के लिए, नाइस एक्सपर्ट्स के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग नीचे चैट विंडो पे लिख दीजिए यू रॉक, या आप ताली बजा दीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोविड जैसी बीमारी जो कि डरा रखा है, लोगों को घर में रख रखा है, आप उनसे मिलने नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मैंने बहुत क्लोज मेरे एक मित्र को, उसके फादर को खोया, और ऐसे कई, कम से कम 20-25 क्लोज फैमिलीज में कोई ना कोई डेथ हुई कोविड के कारण। तो मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल के उस एनवायरनमेंट में अकेले थे, और उसके कारण कहीं ना कहीं उन लोगों ने गिव अप कर दिया मेंटली। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। एंड सेकंड, हॉस्पिटल केयर हो सकता है, ऑक्सीजन। सो डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक थॉट है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन लगाना या ये वेंटिलेटर पे ले जाना, डू यू रियली थिंक इट इज सेविंग लाइव्स ऑफ पीपल? देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है। जिस तरह से आज से डाउन द लाइन अगर 1 महीने पहले बात कर रहे होते इन जनरल किसी भी फिजिशियन से या किसी भी डॉक्टर से रेमडेसिविर के बारे में उनकी राय, तो बोल रहे होते कि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है। लेकिन अब ये एक्सपोज ही हो गया कि वो डेथ का कारण था, ना कि कोविड। राइट। ठीक उसी तरह से आने वाले दिन में आप देखेंगे, ये रियलाइज करेंगे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वेंटिलेटर है। खासतौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ये लाइफ सेविंग नहीं है, ये लोगों के मारने का एक और षड्यंत्र है। मैं तो साफ तौर पे बोल रहा हूँ थ्रू योर चैनल दैट ऑक्सीजन सिलेंडर किल्स पीपल, इट डू नॉट हील, इट किल्स द पीपल। जो एक्सेस डेथ है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का एक अच्छा खासा क्लियर कट कंट्रीब्यूशन है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के लिटरेचर में जाएंगे कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर जान बचा सकती है, तो आंसर इज the comparative study between the oxygen and उसी तरह के पेशेंट को ऑक्सीजन की जगह एयर। अभी जो सांसें आप ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं व्हाट वी कॉल एज एयर। राइट। तो 2 तरह के पेशेंट, ये एक सिमिलर सिवियरिटी की, एक को ऑक्सीजन दिया गया और एक ने ऑक्सीजन नहीं लिया, उसने एयर को ही लिया, एयर को फोर्स पंप करके लिया। तो देखा गया कि दोज हु आर टेकिंग ऑक्सीजन, दे आर द वन जिनके बॉडी में, लंग में निमोनिया हो गया एंड लीडिंग टू सम टाइम डेथ। तो ये डेथ के कंट्रीब्यूशन में ऑक्सीजन सिलेंडर का भी रोल है। और आपने जो अभी बोला इसी सवाल को बोलते हुए कि आइसोलेशन में जो लोग होते हैं और वो पैनिक तब होता है। देखिए, हॉस्पिटल का सेटअप, यू आर राइट, हॉस्पिटल के सेटअप में मैं तो हॉस्पिटल जाता रहता हूँ हमारे पेशेंट से मिलने। जब वहां से छुड़ा के हम अपने सेंटर में लाते हैं, चाहे वो अहमदनगर सेंटर की बात करें या जयपुर सेंटर की, जयपुर में हमारा कोविड सेंटर है, तो की बात करें तो वहां पे यही है कि जब कॉल आता है कि हमारा पेशेंट तो ऑलरेडी आईसीयू में है, तो हम अपना टीम भेजते हैं, वो टीम वहां पे जाके उस पेशेंट को देखते हैं, उसको थोड़ा कंफर्ट में लाते हैं और फिर हम उसको एम्बुलेंस से ट्रांसफर कराते हैं। तो इस बहाने हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां की हालात देखते हैं। तो वहां की हालत ये है कि सिर्फ हम ही लोग होते हैं जो बिना पीपी किट के, बिना मास्क के जाते हैं, और बाकी वो लोग तो बिल्कुल जोकर की तरह या एस्ट्रोनॉट की तरह पीपी किट के पहन के ऐसा लगता है जैसे कि चांद पे गए हों। तो उस सिचुएशन में दैट क्रिएट्स अ पैनिक अमंग द पीपल कि पीपी किट ना जाने वो कितना ज्यादा
छुआछूत वाली बीमारी हो गई, जबकि आई कैन टेल यू थ्रू योर दिस यूट्यूब चैनल कि कोविड इज नॉट एन infectious as it is told। हमारे किसी भी जहां हमारे कोविड सेंटर्स है, 5 कोविड सेंटर हैं पूरे देश में, हमारे ना तो पेशेंट, ना हमारे एक्सपर्ट्स, ना हमारे केयर टेकर, ना तो कोई पीपी किट पहनता, वो है ही नहीं कि पीपी किट, वहां पे मास्क मिलेगा ही नहीं। और उनके साथ बैठ के घर में जैसे हम घर वालों के साथ खाते हैं ना, जब हमारे एक्सपर्ट्स लंच और डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो एक नियम है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनके साथ बैठ के खाना है और खाते वक्त उनसे बातचीत भी करना है, उनके बारे में जानना है, ठीक है ना। और सीवियर पेशेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो एक अपनापन है ना, तो दैट इज अ ग्रेट हीलर, दैट इज वन ऑफ द ग्रेट हीलर। तो ये हमारे प्रैक्टिस में, यू आर राइट, कि जब इस प्रैक्टिस से अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि भाई कि ऐसी कोई सिवियरिटी वाली बात नहीं, इसका विपरीत किसी भी इंसान को, मैं तो बोल रहा हूँ आप बिल्कुल हेल्दी है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, अगर मुझे कोई 14 दिन के लिए आइसोलेशन रख देगा जहां मैं इंसान को देख नहीं पा रहा हूँ, देख रहा हूँ तो किसी जोकर की तरह पॉलिथीन बांधे हुए इंसान को देख रहा हूँ, तो मेरी इम्यूनिटी बाय 14 डे विल बी वेरी लो टू द एक्सटेंट दैट I can be killed with otherwise a very very small kind of virus which is not very very dangerous to the people. So that is the truth. करेक्ट डॉक्टर साहब, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री टू इट। डॉक्टर साहब, अभी पिछले महीने हम लोगों ने 3 मई से लेके करीब 30 मई तक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके मेरा वर्कशॉप होता है, वो हम लोगों ने किया। और उसके लिए हम लोगों ने हर रोज सुबह हम लोग मेडिटेशन करते थे साथ में 6 बजे से 7 बजे तक, और शाम को 7:30 से 9 बजे तक मोटिवेशन से रिलेटेड, इंस्पिरेशन से रिलेटेड क्लासेस होती थी। हम लोगों को, हम तो ना तो डाइट के बारे में जानते हैं सर, ना कुछ और, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन से या सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह के कम से कम 500 से ज्यादा पेशेंट्स ने हम लोगों को ईमेल किया कि सर मेरा कोविड ठीक हो गया, मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया, मेरा अस्थमा ठीक हो गया, मेरी गोलियां छूट गई, मैं नींद की गोली लेके सो जाता। तो दोस्तों, सी पॉजिटिविटी या राइट एनवायरनमेंट, ये समझ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर साहब भी इसे कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मुंह से मैं चाहूंगा कि इसका आंसर, वैसे मैं जानता हूं क्योंकि मैं आपसे मिला हूं, तब भी मैंने ये पूछा था। आप इतना बेबाकी से बात करते हैं आईएमए के खिलाफ, मेडिकल साइंस के खिलाफ, और डेफिनेटली इससे उनका करोड़ों का व्यापार प्रभावित हो सकता है। डोंट यू गेट स्कैर्ड टू टेल द ट्रूथ? It is other way around. So what drives you, sir? It is other way around. It is other way around. क्योंकि because I feel scared, क्योंकि मुझे डर लगता है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है, राइट? क्योंकि जरा सोचिए, जिन लोगों ने बोला नहीं, जिन लोगों ने विरोध नहीं किया, जो चुपचाप थे, जैसे मान लो वो करोड़ों मजदूर जो मजबूर होके घर से बाहर उनको निकलना पड़ा, आपको तो पता ही है, फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव, उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, फॉर दैट मैटर किसी का भी, ना गवर्नमेंट का, ना आईएमए का, कोई लेना, वो तो अपने 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हैं। तो जो लोग विरोध नहीं करते, आर दे सेफ? आप देखिए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हर एक के घर के आसपास ऐसे लोग होंगे जो थे पहले, लेकिन आज टुडे दे आर डेड इन द नेम ऑफ कोरोना। क्या उन्होंने आईएमए का विरोध किया? किसी का विरोध किया? लेकिन कोरोना के नाम पे, मैं तो बोलता हूँ कोरोना के नाम पे उनको मार डाला गया। याद रखिए, कोरोना इज ए सिंपल फ्लू से कोई नहीं मरता। आज से पहले भी साल में एक बार फ्लू हर एक को होता है, इंक्लूडिंग यू एंड मी, राइट? बट वी आर अलाइव, दैट्स व्हाई वी आर इन दिस डिस्कशन, राइट? तभी आप लोग अभी जिंदा हैं, तभी आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ये साबित करता है कि फ्लू डू नॉट किल पीपल, बट फ्लू का इलाज कैन किल पीपल। और वही इलाज से जब लोग मर गए, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, रेमडेसिविर हो, या फिर लेपिनोविर हो, या रेटिनोविर हो, या प्लाज्मा थेरेपी हो, याद कीजिए, ये सारे दवाइयां एक टाइम पे मैजिक दवाई की नाम पे लॉन्च किया गया, और वही सारी दवाइयां आज बैन है। तो यही सबूत है कि ये दवाइयों से ही मर रहे थे, और लेकिन उन डेथ को कोरोना डेथ बताया जा रहा था। तो वो लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, वेयर दे आर dead, they are not here, right? तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको हिम्मत दिखा के जो सही बात है वो बोलो, बहुत जोर से, बहुत बार, और पूरे हिम्मत से, पूरे जोर से बोलना जरूरी है। क्योंकि जो लोग हमारे अपोज में है, वो जिनको आप बोल रहे हैं आईएमए जो बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंसर, लेकिन है तो वो इंसान ही, उनको भी भूख लगती है, उनको भी डर लगता है, उनकी भी चोरी पकड़ी जा सकती है, ऐसा भी उनको लगता होगा। रात को भी उनको चैन नहीं आता होगा कि हम एक्सपोज होने वाले हैं कल फिर, या बीएसआर जैसा कोई हमें एक्सपोज कर देगा अपने डिस्कशन के माध्यम से, हजारों लोगों तक पहुंचा देगा,
राइट। तो ये सारी चीजें, आपने लास्ट टाइम जो इंटरव्यू किया था, आपको शायद पता नहीं कि आप भी जाने अनजाने आईएमए के एक प्रोटेस्टर हो गए, क्योंकि उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया इंक्लूडिंग द प्रिंट ने आपकी और हमारी खबर टुगेदर छापी थी कि ये लोग हैं, वो ये नहीं बोलते कि ये लोग सच पहुंचा रहे हैं, ये लोग लोगों को बहका रहे हैं। दैट वाज द स्टेटमेंट, राइट। तो आप भी उनके रडार में आ ही चुके हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो आप बचे नहीं है, यू आर ऑल्सो इन द रडार। कोई भी इंसान सच्चाई बोलेगा तो रडार में उनके आ जाएगा। लेकिन ये दुनिया जो है ना, वो सच्चाई वाले लोगों से चलती है और आगे भी उनसे ही चलेगी। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आईएमए को और ऐसे लोगों को पिछले कई सालों से देखता आया हूँ, समझता आया हूँ, तो मुझे पता है कि इनसे ज्यादा डरपोक लोग है ही नहीं, क्योंकि उनके वो जो जिस तरह के महल में रहते हैं, वो शीशे का महल है, और वो शीशे का महल आप और मेरे जैसे लोग राइट कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं। वेयर एज वी आर जस्ट एन इंडिविजुअल। इसीलिए डरने की जरूरत हमें है नहीं, डरने की जरूरत उन्हें है। क्या बात है सर, ग्रेट वन सर, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे सीखना चाहूंगा, जब आपके पास विजन होता है दूर का, तब आप समझ जाते हैं कि जब आप डरे हुए बैठे हैं तो ज्यादा मुसीबत में है। और कितने ही सारे लोग हमारे आसपास के चले गए, आप देखो कितने सारे लोग चले गए, और जस्ट बिकॉज हमारे अंदर मिथ्या धारणा फैलाई गई कि ऑक्सीजन लगाओ, कॉन्सेंट्रेटर लाओ, सिलेंडर पे रखो, आइसोलेशन में रखो। लोग अपने घर वालों को भेजना नहीं चाहते थे हॉस्पिटल, लेकिन डराया गया कि ऑक्सीजन नहीं लगाया और घर में मर गए तो क्या होगा। एंड बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं बाबा रामदेव का जब आईएमए के साथ एक न्यूज चैनल में डिबेट हुआ था, तो वो देख रहा था थोड़े दिन पहले। एंड वहां पे आईएमए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट दलील दी कि एलोपैथी क्या आपको लगता है जरूरी नहीं है? एलोपैथी तो जरूरी है। आपके बालकृष्ण जी का जब उनका सर्जरी हुआ तो वो भी एम्स में एडमिट थे और उनको भी एलोपैथी की दवाइयां लेनी पड़ी। सो डॉक्टर साहब, कई बार काफी सारी क्रिटिकल कंडीशंस होती है, ऑपरेशंस होते हैं, तो उस केस में तो आईएमए के पास या एलोपैथी के पास जाना पड़ेगा। अब ये एलोपैथी अलग है, आईएमए अलग है, या फिर जैसे आपने कहा मेडिकल साइंस एंड मेडिकल इंडस्ट्री। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्योंकि वो वहां पे मैं उस एक पॉइंट पे रुक गया था कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये भी तो जरूरी है, क्योंकि कल को घर में किसी का भी कुछ भी चैलेंज आ जाता है तो उसे हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा इमीडिएट। देखिए, इनका जवाब बड़ा साफ है। ये जो डिबेट का चला, वो मैंने डिबेट तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, आचार्य बालकृष्ण जी का फोन मेरे पास आया, तो उन्होंने जो मुझे ब्रीफ किया, उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे वीडियोस व्हाट्सएप भेजे, और जो कोर्ट के कुछ जो दस्तावेज थे वो उन्होंने मुझे भेजा। तो उससे मुझे सारा आइडिया हो गया कि ये जो चल रहा है मामला क्या है। तो मैं आचार्य बालकृष्ण जी के कांटेक्ट में हूँ, और मैं इस मामले में तो मैं समर्थन करता हूँ कि भाई उन्होंने मुद्दे को उठाया, वो बड़ा ठीक किया। तो ये तो हुई बात इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वामी रामदेव जी या आचार्य बालकृष्ण जी। अब आता है कि भाई हाँ, अगर क्रिटिकल कोई हो गया हो तब तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एलोपैथिक हॉस्पिटल, जहाँ पे जब मान लो सर्जरी हो गई है या सर्जरी कराना हो या कोई सीवियरली इल हो तब ले जाना पड़ेगा। आई डिफर हियर। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर ऑफिशियली ऐलान करता हूं, ऑन रिकॉर्ड में बताना चाहता हूं कि कितने भी क्रिटिकल स्थिति हो, एलोपैथी में जाने से आपके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ते नहीं है, वो घट जाते हैं। मैं एक एक करके उदाहरण भी दे सकता हूं, और एक सबसे पहला उदाहरण तो यह है कि जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 30-35 तक पहुंच जाता है, ऐसे में भी वो एलोपैथिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हम अपने कोविड सेंटर में लेके आते हैं, राइट, और हम टाइट से ठीक कर देते हैं, जो अदरवाइज हाथ खड़े कर दिए थे एलोपैथी वाले ने। HRCT स्कोर जिनका 25/25 यानी कि बिल्कुल ही लंग्स खराब हो गए, और वो हॉस्पिटल में जब गए थे तब अपने पैरों से चल के गए थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो एग्रेवेट होता गया रेमडेसिविर वगैरह लगाने से, और उसके 1-2 हफ्ते बाद डॉक्टर ने बोला अब कुछ नहीं, हम बता नहीं सकते। तो ऐसे में पेशेंट्स पर जब कोई अवसर नहीं होता और ऊपर से पेशेंट के पैसे खत्म हो गए, तो व्हाट दे डू, दे टेक द एम्बुलेंस और 200-250 किलोमीटर जितना भी दूर हो हमारे सेंटर में आके वो पेशेंट को छोड़ देते हैं। पता है यहाँ तो ना तो पैसा लगना है और ना ही हम रिजेक्ट करेंगे पेशेंट को, ना ही हम रिजेक्ट करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में सीवियर पेशेंट ले जाए, पहले डॉक्टर चेक करता है, तब वो डिसाइड करता है उसको लें कि नहीं लें। हमारे वहां लेना ही लेना है, और पैसा भी देना नहीं है पेशेंट को, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, और तब भी उनको जिंदा करके हम भेजते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि
हम क्रिटिकल पेशेंट देखते हैं, हॉस्पिटल के द्वारा खराब किए हुए केसेस भी हम ठीक करते हैं। तो हमें पता है कि एलोपैथी की कोई आवश्यकता नहीं है, एलोपैथी कैन कंट्रीब्यूट ओनली इन मेकिंग द केसेस वर्स। ये तो हुई एक बात। अब डिजीज वाइज बात करें, कैंसर में बात करें, ट्यूमर में बात करें, किडनी फेलियर में बात करें, तो दो तरह के पेशेंट हैं। एक वो जो एलोपैथी के एडवांस ट्रीटमेंट ले रहा है, और एक जो गरीब है, जो मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं राइट करना, कुछ भी नहीं ले रहा, जस्ट लाइफ को जिंदा रख रहा है। तो जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है दैट हैड बीन हायर इन कंपैरिजन टू दोज हु कुड नॉट टेक ट्रीटमेंट और दोज हु डोंट वांट टू टेक ट्रीटमेंट। तो इस तरह के जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं जीवन में, तो दुनिया में, वो सारे मैंने इकट्ठे किए और इकट्ठे करके मैंने उसको इस किताब में डाल दिया, अ केस अगेंस्ट IMA, राइट। ये किताब आप biswarup.com biswarup.com/IMA में जाके ये ई बुक आप देख सकते हैं। तो आप केस बाय केस, हाँ ये क्रिटिकल है, इंसान मरने वाला है, तो क्या हॉस्पिटल नहीं ले जाएं? मैं हूं तो मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मरना तो सभी को है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से उस मरने के प्रोसेस को और फास्ट क्यों करना। इसीलिए हमने ये ठान लिया है। आप देखिएगा, ये भी एक ऑन रिकॉर्ड में आपके इसके माध्यम से पहली बार अनाउंस कर रहा हूँ, डाउन द लाइन आज से 2 महीने बाद जब मिलेंगे, भारत में हर स्टेट में कम से कम एक हॉस्पिटल हमारा खुद का होगा, हर स्टेट में, राइट। तो ये जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक भी पैसा ना लें और हर तरह के पेशेंट को हम दाखिला कराएं, और उसके बाद हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि भाई क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट भी ठीक हो सकता है। भगवान ने हमारी मैकेनिज्म इस तरह से बनाया हुआ है कि मरना बड़ा मुश्किल काम है। मरने के लिए लिटरली आपको पॉइजन लेना पड़ेगा। पॉइजन मतलब रेमडेसिविर, ये सारी चीज, ड्रग्स का मतलब ही होता है, डिक्शनरी में जाके देखिए, इट मीन्स पॉइजन। अगर आप दवाइयां इस तरह की नहीं लेते हैं तो इट इज नॉट इजी टू डाई, इट इज नॉट इजी। आप अपने आप ठीक करते हैं, बॉडी का मैकेनिज्म काम करता है। तो क्रिटिकल पेशेंट भी हो तो भी हम ठीक करते हैं, और बहुत ही डंके की चोट पे ठीक करते हैं, हर बार ठीक करते हैं। हमारे 20 से 35% पेशेंट जो होते हैं वो क्रिटिकली वाले होते हैं। पहला काम हमारा होता है, हम दवाइयां छुड़ाते हैं, पहला काम होता है, क्योंकि हमें पता है कि वो दवाइयों के साथ तो वो जिंदा रहे न रहे ये नहीं पता, हाँ दवाई के बिना नहीं मरेंगे ये पक्का पता है। ऑन विद ऑल द रिसर्च पेपर्स, मतलब विद एविडेंस बात कर रहा हूँ। एक तो है कि भाई क्रिटिकल है तो क्या करेंगे, ये एक थ्योरेटिकल बात करना, दूसरा है कि एविडेंस, अभी तक का एविडेंस। तो हमने अपने पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखे हैं। मैं आपके माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक बार फिर इन्वाइट करता हूँ, आओ हमारे कोविड सेंटर में आके हमारे रिकॉर्ड देखो। हमने अपने रिकॉर्ड्स सबमिट किया मिनिस्ट्री में ऑलरेडी, लेकिन मुझे पता है कि वहां हमारी लॉबिंग नहीं है, और उनकी लॉबिंग है कि वो इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह के टेस्टिमोनियल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, रिसर्च है, इसको वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनकी असलियत, उनकी पोल ना खुले। अब बात रहती है बालकृष्ण जी की, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक बार एडमिट हो गए थे, आपने अभी बताया और टीवी में हमने देखा। देखिए वो बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जो जिस चीज को आप विश्वास नहीं करते अल्टीमेटली वहीं जा रहे हैं, तो पब्लिक को कंफ्यूज करने वाली बात है। तो वो जो एक एक्शन है, वो एक्शन ये प्रूव नहीं करता कि एलोपैथी इज बेटर, वो ये जरूर प्रूव करता है कि शायद उनके मन में आयुर्वेद के बारे में शंका है, राइट, कि आयुर्वेद वो काम नहीं कर सकता। जबकि अभी दिक्कत क्या है कि आयुर्वेद, आप बताइए, आप खुद ही देखिए, जो ऑडियंस में सुन रहे हैं, कि सर्जरी का फादर, हु इज द फादर ऑफ सर्जरी, तो वो आचार्य सुश्रुत, राइट, जो फादर ऑफ आयुर्वेदा माने जाते हैं। तो जो सर्जरी है वो तो आयुर्वेदा ने किया ना, उसके बाद तो एलोपैथी आया है। उस 2000 साल पहले भी सर्जरी होती थी, तब थोड़ा ना एलोपैथ था, राइट। लेकिन गड़बड़ क्या है कि लॉबिंग की वजह से, IMA जैसे लोगों की वजह से, जो 98% जो बजट है भारत का हेल्थ का, वो एलोपैथी को जाता है। एज ए रिजल्ट ढेर सारे हॉस्पिटल, हर तरह का इंटरेस्ट एलोपैथी का है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट डोर एक आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहूँ, जहां मैं जाना चाहूँ, तो वो अवेलेबल ही नहीं है। In the absence of those hospitals which can do a better job, I am forced to go to anywhere, including allopathy, etc. Right? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और बजट में अनप्रोपोर्शनेट 98% बजट वहां दिया हुआ है एलोपैथी को, और आपके नेक्स्ट डोर में एलोपैथी हॉस्पिटल है, तो एक आम इंसान क्या करेगा, उसका कोई चारा नहीं है, तो वो वहां चला जाता है। लेकिन आप खोलिए से एक हॉस्पिटल एलोपैथ, एक आयुर्वेद, अब देखिए ना कहाँ पे लोग ज्यादा जा रहे हैं और कहाँ पे लोग ज्यादा मर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके समाप्त करता हूँ इस डिबेट को। कोविड में जितने भी लोग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए आज तक, आपको जानकर शॉकिंग लगेगा, एक भी जगह से एक भी इंसान अभी तक आयुर्वेद से नहीं मरा कोविड से, जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया, एक भी। यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, जो एम्स का ही पार्ट है, वहां पे भी कोविड सेंटर है, वहां पे कोई नहीं मरा, कोई मरा ही नहीं। तो इसी से साफ होता है कि डिबेट का कंक्लूजन होता है कि क्रिटिकल केस में भी आपको जाना नहीं है, जाएंगे तो आपके मरने के चांसेस और बढ़ जाएंगे।
दैट इज वेरी क्लियर। अभी भी क्लियर ना हो तो एविडेंस यहाँ से आप देख सकते हैं। सर एक बार फिर से वेबसाइट का नाम बता दीजिए। biswaroop.com/IMA। biswaroop.com/IMA। तो आपको ये बुक मिल जाएगा। इसमें जितने आपके सवाल हैं, क्या कैंसर में जाना चाहिए, उसके एविडेंस बेस्ड जवाब विद एविडेंस मेडिकल साइंस का, दैट इज मेडिकल साइंस। और जो आपको बोला जा रहा है टीवी में, मेडिकल इंडस्ट्री। सो अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आप इल्यूजन में आ जाएंगे, क्योंकि वो तो वो बात करेंगे जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आप मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो सच्चाई पता चलेगी, आंखें खुलेंगी तो जान बच सकती है। टीम, ये वाला लिंक आप YouTube पे प्लीज पिन कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बुक से फायदा उठा सकें। दोस्तों, आप सभी लोग इस बुक को पढ़िए जरूर। और दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट वंस, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो रिसर्च की है, इससे मुझे लगता है कि कई लोगों को बहुत फायदा होगा। पैसे, डॉक्टर साहब ने कहा अभी अभी, दवाइयां सबसे पहले छुड़वाते हैं। और आजकल अगर आप देखें आधुनिक युग में, सर दर्द भी हो गया तो डिस्प्रिन ले आओ। ऑलराइट, सर दर्द भी हो गया तो डिस्प्रिन ले आओ। हर घर में क्रोसिन से लेके कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि इमीडिएटली अवेलेबल है, और जहां पे हम सब काफी सारा पैसा, चलिए अगर छोटी मोटी आपने टेबलेट ले भी ली, बट देन कई लोग तो डेली ले रहे हैं 5-5 गोलियां, 10-10 गोलियां। आई थिंक अगर उन लोगों में से 1% लोगों की भी दवाइयां छूटती है तो काफी सारा पैसा देश का बचता है और काफी सारा नुकसान बॉडी को होने से बचता है। सो प्लीज रीड दिस बुक। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी 5000 के आसपास लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके 3-4 सवाल और पूछूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हम सबको क्लैरिटी लेने के लिए। देखिए, ये सवाल ऐसे हैं जो कि मेरे भी डाउट्स हो सकते हैं, आपके भी डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्विक फिक्स में हमें बताया गया है, अरे सर दर्द हो रहा है क्रोसिन ले लो, सर दर्द हो रहा है ये हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है कोई तो दवाई ले लो। वैसे तो मम्मी पापा या बचपन से दादा दादी नाना नानी तो किचन से ही सब कुछ ठीक करते थे, लेकिन आजकल हम लोग सब एलोपैथी की तरफ शिफ्ट हो गए जाने अनजाने में। ओके, और आई थिंक सिस्टमैटिक तरीके से हमें प्रोग्राम किया गया। सो डॉक्टर साहब, यहाँ कोरोना के ऊपर 2-3 सवाल मैं पूछूंगा। जैसे ये सेकेंड वेव में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि आदमी बीमार होता था, 6-7 दिन के अंदर तो उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता था, एंड 8वें दिन तो उसको एडमिट होना पड़ा है, और 12वें दिन तो उसकी लाश आ रही है। व्हाई इट वाज सो सीवियर दिस टाइम? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले तो आपके आज के इस डिस्कशन के माध्यम से आई एम लॉन्चिंग दिस बुक, दूसरी लहर का सच। दूसरी लहर का सच। और ये बुक आपको, जो ऑडियंस में सुन रहे हैं, अगर ये बुक चाहिए तो आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन कल सुबह मैं जब ऑफिस जाऊंगा तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा biswaroop.com में ई बुक सेक्शन में, फ्री ई बुक सेक्शन में ये बुक डाल देंगे। तो कल दोपहर 12 बजे के बाद से ये बुक biswaroop.com में जाएंगे तो वहां पे ई बुक का एक सेक्शन दिखेगा, वहां क्लिक करेंगे तो यू कैन गेट इट फ्री, राइट? फ्री डाउनलोड। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये इतनी सारी किताबें लिखने का समय कहाँ से आता है आपके पास? हाँ, समय देखिए, ये अपने इंटरेस्ट की बात है। और हम इतने साल से जो काम हम, जैसे जो आप मोटिवेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई इतने जबरदस्त तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, आप जहां खड़े होते हैं हजारों की भीड़ लग जाती है, ये कैसे कर पाते हैं? लेकिन आपको पता है कि जो काम आप दिल से करेंगे, दिन रात करेंगे, उस काम में हम थोड़ा सा ठीक ठाक कर पाते हैं। तो ये किताब के अंदर दूसरी लहर का सच है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, जो सारे सबूत इसमें दिए हैं, इसलिए मैं ब्रीफली आंसर करूंगा कि एक बात समझिए, बहुत ही सिंपल बात, इससे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। जब भी कभी आपको फ्लू होगा, इट इज अ फ्लू मतलब रेस्पिरेटरी वायरस जब आपको अटैक करेगा तो 2 चीज होंगी। बॉडी के पास 2 हथियार है उस वायरस को लड़ने के लिए। एक तो है फीवर, टेम्परेचर बढ़ा देगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वायरस विल डिसइंटीग्रेट, टूटने लगते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, बात ही खत्म। 1-2 दिन में आप ठीक हो जाते हैं या 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, तब तक ही टेम्परेचर ज्यादा रहता है। लेकिन आप में से वो चालाक लोग कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पैरासिटामोल ले लेंगे, तो बॉडी का पहला हथियार आपने गंवा दिया। अब बिना टेम्परेचर के वायरस विल डेंजरसली मल्टीप्लाई। तो बॉडी के पास दूसरा हथियार है। दूसरा हथियार क्या है? बॉडी को ये पता है कि जैसी ऑक्सीजन बॉडी का सेल्स का ऑक्सीजन गिरा देंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लेसर ऑक्सीजन द वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड इट विल डाई। तो बॉडी जानबूझ के अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा कम कर देता है, 5-7% कम कर देता है। लेकिन इसे कहते हैं हाइपोक्सिया, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन का कम होना। पर इसे कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, मतलब आप में ब्रेथलेसनेस तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीमीटर से जब ऑक्सीजन चेक करेंगे तो वहां पे रीडिंग कम बताएगी। तो याद कीजिए 2019 में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीमीटर का पता था या उनके घर पे था? एक भी नहीं होंगे, नॉट इवन अ डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर को भी इसका नहीं पता होगा या उन्होंने यूज नहीं किया होगा।
नाम पता होगा। तो अभी क्या है, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, रह रहे कि हेल्दी इंसान भी क्या करें, खाली बैठे हैं, चलो अपना ऑक्सीजन चेक करते हैं, फालतू का, राइट। तो ऑक्सीजन आपका अगर 88, 87, 82 दिख गया तो लगता है अब तो मैं मरने जा रहा हूँ, आफ्टर ऑल ये बता रहा है, जबकि आपको ब्रेथलेसनेस नहीं है। तो ये बॉडी की मैनेजमेंट है कि आपको ना तंग करके वायरस को मारने के लिए आपके बॉडी के इंटरनल ऑक्सीजन को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कीपिंग यू कंफर्टेबल। जो माउंटेन में जो लोग जाते हैं, जो ऑक्सीजन कम होता है, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखिए माउंटेनियर का एवरेस्ट पे 55% रहता है, 55%, राइट। ओके, उनको नहीं पता चलता, लेकिन अगर ऑक्सीमीटर में देखता है 55, बट दे आर हेल्दी, एनर्जेटिक। तो बॉडी आउटसाइड एनवायरमेंट को देख के और इनसाइड एनवायरमेंट को देख के ऑक्सीजन सेचुरेशन को उथल पुथल करती रहती है, मैनेजमेंट करती रहती है। तो जिस तरह से हम अपने पैसे को लेके मैनेजमेंट करते हैं, जब ज्यादा पैसा होता है 2-4 चीज फालतू खरीद लेते हैं, राइट, उसी तरह से बॉडी करती है, और वहां पे हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस साल, जो टू आंसर ये क्वेश्चन, कि इस साल अनलाइक एनी अदर ईयर हर घर में ऐसा ऑक्सीमीटर आ गया है, राइट, हर घर। तो वो क्या कर रहे हैं, जब बीमार पड़ रहे हैं, याद कीजिए 2019 में जब बीमार पड़े थे, तब भी बॉडी ने यही वाला टूल अपनाया था, ऑक्सीजन को कम किया था, लेकिन आपको ब्रेथलेसनेस नहीं दिया, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कमी है, क्योंकि आपने चेक नहीं किया। लेकिन इस बार आपने चेक किया और टीवी में बताया गया 92% से कम अगर होता है तो फिर आप मरने वाले हैं, हॉस्पिटल जाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर कीजिए। तो एक्सेस लोग जिनको जरूरत नहीं थी, मतलब जरूरत तो किसी को भी नहीं है, लेकिन एक्सेस लोग हर साल अबाउट 10 से 15 लाख लोग लंग की इन्फेक्शन से या लंग की डिजीज से मरते हैं। इट इज द सेकंड मोस्ट किलिंग डिजीज, लंग से मरना, राइट। तो वो लोग तो ऑक्सीजन सिलेंडर के आदी हैं, वो तो उस पर रहते ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये एक और आबादी आ गई करोड़ों लोगों की, जिन्होंने बेवजह ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढना शुरू किया, और उसमें उन्होंने, जिनके पास एक है तो 2 रखना शुरू कर दिया, जिनके पास 2 है तो 4 रखना शुरू कर दिया ब्लैक में। तो एक माहौल सा बना दिया कि ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी का माहौल। हालांकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी कहाँ है, अपने आसपास देखिए ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, राइट। तो एंड इसके बाद जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, ऑक्सीजन सिलेंडर कॉजिंग, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन सिलेंडर कॉजेज निमोनिया, इट कॉजेज निमोनिया। ऑक्सीजन लगाएंगे तो 2-4 दिन में निमोनिया होना ही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये किताब पढ़िए, इसमें मैंने सारे एविडेंस दिए हैं। तो पहली गलती कि आपने पैनिक किया, पैनिक करते ही ऑक्सीजन ड्रॉप करता है, दैट इज अ रियल ड्रॉप। दूसरी गलती, आपने सिलेंडर लगाया, निमोनिया हो गया, तो निमोनिया वाले लंग्स कितना ऑक्सीजन ले सकता है एनवायरमेंट से, बहुत कम। तो नाउ दीज 2 कॉजेज मेक द होल थिंग लीथल एंड द पर्सन डाइज। तो ये कारण है सेकंड लहर की। तो लहर कोई वायरस लेके नहीं आया है, वायरस ने नहीं बोला कि आप पैनिक करके सिलेंडर खरीदो, वायरस ने नहीं बोला कि आप ये ऑक्सीमीटर खरीदो और चेक करो अपना ऑक्सीजन लेवल, वायरस ने नहीं बोला, दिस इज योर एक्शन। और सबसे बड़ी बात, पिछले 7-8 महीने से आप सबने मास्क लगाया, और जितनी बार अपने छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ही इनहेल कर रहे हैं, तो बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहा है धीरे धीरे करके, ऑक्सीजन की कमी तो होगी। तो कोई वायरस ने नहीं बोला कि आप मास्क लगा के रखो दिन रात। अभी तो आप देखिए घर में बैठ के भी आप मास्क लगा रहे हैं, और ऊपर से बोलते हैं चालान भी हो रहा है, बिना मास्क के 1000-2000 का चालान भी हो रहा है। हाँ, बिना मास्क के देखो तो क्या है कि जब आप पुलिस को देखेंगे तो पहन लो थोड़ा 2 मिनट के लिए, घर पे पहनने की क्या जरूरत है, 2 पहनने की क्या जरूरत है, उसके लिए तो चालान नहीं हो रहा ना। तो ये इंसान के खुद के जो एक्शंस हैं, वो इंसान देख ले कि खुद ही अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबल है, और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बेचारे कोरोना के ऊपर डाल दिया आपने। सो दिस इज द ट्रूथ। अब एक आखिरी इसमें कि भाई अगर ऑक्सीजन रियल मायने में ड्रॉप हो भी जाता है, इवन देन आपके पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, उसको 15-20 मिनट में बढ़ाया जा सकता है बिना किसी सिलेंडर के, बिना किसी नुकसान के। सिलेंडर ऑलवेज कॉजेज निमोनिया, तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन। मैं आपको बता दूं 55,000 पेशेंट में से एक भी पेशेंट को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर रिकमेंड नहीं किया, ना ही हम रखते भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये तो ड्रग है, इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ ड्रग। ड्रग का दूसरा मायने है पॉइजन, मैंने आपको बताया ही था। तो ये एक वेल क्रिएटेड एक स्क्रिप्ट है विच कॉज्ड द दूसरी लहर जिसे बोलते हैं। जैसे आप देखिए ना, वेब सीरीज आता है ना, सीजन 1, सीजन 2 हिट होगा तो सीजन 3 आ जाएगा। तो ये वेब सीरीज की तरह सीजन 1 हिट हो गया, सीजन 2 हिट हो गया, सीजन लहर 3 आने वाला है, लहर 4 आने वाला है। वायरस कभी भी किसी को कान में आके नहीं बताता कि मैं रात को निकलूंगा तो नाइट कर्फ्यू, मैं दिन में 6 से 11 बजे नहीं निकलूंगा तो तब सब लोग सब्जी बाजार जाओ, सैटरडे संडे में निकलूंगा तो सब सैटरडे संडे मॉल को ब्लॉक कर दो या वो लॉकडाउन लगा दो। तो वायरस ने नहीं वो आके बताना है, ना ही वो बताया होगा कान में आके देखो 3rd लहर में आऊंगा, बच्चों पे अटैक करूंगा। तो ये सारी चीज एक सोची समझी एक कहानी है, एक स्क्रिप्ट है, और वही कहानी आप बिलीव कर रहे हैं तो आपकी गलती है वो। डॉक्टर साहब, अगला सवाल वैक्सीन के बारे में।
वैक्सीन का पहला डोज, जब वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई तो डोज 60 दिन बाद लगवाना है, दूसरा वाला वैक्सीन लगवाना भी है या नहीं लगवाना है। और कई लोगों का गांव में काफी डर है वैक्सीन को लेके। शहरों में लोग वैक्सीन के लिए फास्ट अपना जल्दी से जल्दी बचाव करने के लिए वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वैक्सीनेशन एंड देखिए, अब क्या है कि पहले तो हमने नवंबर महीने में ही बता दिया था कि ये जब तो वैक्सीन आया था कि ये नहीं लगाना है, बिकॉज इसको लगाएंगे तो हजारों तरह के साइड इफेक्ट्स आएंगे और उन साइड इफेक्ट से तो ये डाइट भी नहीं बचा सकता आपको। तो हमने तभी अलर्ट कर दिया था, राइट। तभी हमने बता दिया था कि वैक्सीन जब लगाएंगे तो क्या है कि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वैक्सीन इज नॉट ए ड्रग, ये कोई मेडिसिन नहीं है। वैक्सीन का मतलब है जो वायरस से बचना चाहते हैं वही वायरस का एक अंश वैक्सीन के अंदर है, उस सिरिंज के अंदर है, और वो आप जानबूझ के वायरस को ले रहे हैं इस उम्मीद से कि वो वायरस से लड़ते हुए हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी मतलब बॉडी का हथियार वायरस से लड़ने का। और आने वाले दिनों में जब रियल वायरस हमारे बॉडी में घुसेगा तो हथियार पहले से ही बॉडी में जमा है, वो हथियार से हम जंग जीत लेंगे। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं दैट इज मच मोर प्रोनाउंस्ड देन एनी बेनिफिट, इवन इफ हम मान लें कि एंटीबॉडी बनेगी। अब आता है कि हम अब वैक्सीन लगाते हुए भी कई महीने हो गए, तो अब रिजल्ट सामने है। रिजल्ट सामने ये है कि जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया उनमें 7%, 7%, 70 नहीं बोल रहा, 7%, 7% लोगों को ही एंटीबॉडी बने हैं। तो एंटीबॉडी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो 93% लोगों ने तो फालतू में लगा लिया, उनके तो एंटीबॉडी बने नहीं। अब आते हैं दूसरा, ये जो 7% लोग हैं जिनमें एंटीबॉडी बने भी हैं, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें। ये एंटीबॉडी सिर्फ 2 महीने तक रहने वाला है। एंटीबॉडी 2 महीने, यानी कि 2 महीने बाद वैक्सीन लगाया नहीं लगाया बोथ आर इक्वल, या फिर हर 2 महीने में वैक्सीन लगाओ, राइट। ये दूसरी बात। तो और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एंटीबॉडी है, तो अगर कोई ये भी मान ले चलो 2 महीने तक तो बचाव हो रहा है असली वायरस से, तो असली वाला वायरस अब तक म्यूटेट हो चुका है कई बार। तो असली वाले वायरस पे ये एंटीबॉडी बेकार है, किसी काम का नहीं है। और जिस वायरस पे ये एक्टिव है वो वायरस अब है नहीं दुनिया में, दैट ऑलरेडी गॉट म्यूटेटेड। तो जो हथियार आपके पास है वो हथियार को मारने के लिए जो वायरस बना था वो वायरस है नहीं, और जो अब वायरस है उस वायरस का एंटीबॉडी कुछ नया एंटीबॉडी होगा, और अगर एंटीबॉडी इफेक्टिव है भी तो सिर्फ 2 महीने के लिए है, राइट। ऊपर से वो भी उन 7% लोगों के जिनके बॉडी में एंटीबॉडी थोड़े बहुत बने हैं, अगर तो बने हैं तो 7%, ये ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं, 7% की बने हैं, राइट। और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने बाई चांस गलती से वैक्सीन लगा भी लिया, आप खुद ही टेस्ट कर लीजिए। एंटीबॉडी टेस्ट आते हैं, और एंटीबॉडी टेस्ट करके आप देख लीजिए कि आपके बॉडी में वैक्सीन ने बनाया एंटीबॉडी जिसके लिए आप भाग के ले रहे थे, राइट। तो अगर वो 7% लोगों में आप गिने जाएंगे तो तब थोड़े बहुत बने होंगे, और बने होंगे तो खुश होने की बात नहीं है कि वो अब 2 महीने के लिमिट के बाद वो भी गायब हो जाने वाले हैं। और अगर गायब नहीं भी होते, हालांकि गायब हो जाएगा तो भी वो इफेक्टिव कितना रहेगा म्यूटेटिंग वायरस के लिए वो भी आपको पता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, वैक्सीन की वजह से आपकी इट लोअर्स द इम्यूनिटी, ये आपकी इम्यूनिटी को लोअर कर देता है। इम्यूनिटी लोअर होगा तो दुनिया में हजारों तरह के वायरस हैं, यू आर नाउ प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड और गेट अफेक्टेड विद दोज वायरसेस। सर, आज एक IANS का ताजा खबर ये है कि भारत में करीब 1 करोड़ 26 लाख लोग, 1 करोड़ 26 लाख लोग वैक्सीन की वजह से दे सफर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस ने नहीं उसको बीमार किया, वैक्सीन ने वायरस के बीमार किया। कितने लोगों को? 1 करोड़ 26 लाख, जिनको कोरोना की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसे हम सेकेंड लेयर बोलते हैं। तो सेकेंड लेयर में एक और कंट्रीब्यूशन आ गया वैक्सीन एसोसिएटेड इलनेस का। तो ये है ओवरऑल सच। इस सच को अगर आप साक्षात देखना चाहते हैं, आप में जो लोग और गहराई में जाना चाहते हैं, तो आप यूके गवर्नमेंट ने इतने महीने के बाद एक रिपोर्ट जारी किया कि वैक्सीन की वजह से कितने लोगों की हालत खराब हुई, कितने लोग मरे। लाखों लोग संगीन रूप से बीमार पड़े, हजारों की संख्या में डेथ हुई। वो आंकड़े वो रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि जितने लोग बीमार पड़े या डेथ हुई उनको कंपनसेशन देना होता है करीब 1 करोड़ 20 लाख। ऐसा कंपनसेशन यूके में भी है, यूएस में भी है, यूरोपियन सारे कंट्रीज में है, और लेकिन ऐसा भारत में नहीं है, इसलिए वो आंकड़े रखते भी नहीं है। तो वो आंकड़े अगर आप देखें तो उस आंकड़े को देखने से आपको वो आंकड़े देखना चाहें तो आप biswarup.com biswarup.com/side effect इसमें जाएंगे तो सीधे आप यूके की साइट में पहुंच जाएंगे और वो सारे आंकड़े आप देख पाएंगे। तो ओवरऑल ये अभी तक साबित हुआ कि वैक्सीन इज टोटली इनइफेक्टिव एंड एट द सेम टाइम इट इज कॉजिंग रियल illness
एंड रियल इंजरी, और जिनको इंजरी या इलनेस नहीं हुई है तो याद रखिए वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 2 साल तक उसका साइड इफेक्ट होने के चांसेस अच्छे खासे बन रहते हैं, तो बचे नहीं है। अभी सिर्फ वो गॉड से प्रे करें कि भाई वो वैक्सीन का कोई इल हार्म उन पे ना हो। सो दैट इज द रियल ऑल ट्रुथ। तो डॉक्टर साहब अगर वैक्सीन लगवा ली है तो क्या करें? भगवान को प्रे करें कि आप बचे रहें। और अच्छा, लेकिन आजकल ये विदेश जाना है या कहीं पे भी जाना है तो गवर्नमेंट पहले कह रही है वहां की भी कि आप हमारी कंट्री में आ नहीं सकते जब तक आपने वैलिड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। तो ये तो अब फोर्स भी किया जा रहा है। अब मैं आपकी बात सुन के रह भी जाऊं कि अभी तक मैंने नहीं लगवाई है सर, एंड आई एम नॉट फीलिंग, आई हैव नॉट इवन रजिस्टर्ड फॉर इट। एक बार रजिस्टर जरूर किया था लेकिन कभी देखा नहीं उस साइट को खोल के वापस, तो दिल से इच्छा नहीं है। बट कभी भी बाहर जाना है और वहां की गवर्नमेंट कह रही है बिना वैक्सीनेशन के यू कैन नॉट कम, देन यहाँ पे यू हैव टू चूज। मान लो एक तरफ आप बाहर जाने के लिए अब एलिजिबल तो हो गए बट यू गॉट पैरालाइज्ड, विल इट बी ओके कि चलो पैरालिसिस हो गया कोई बात नहीं, मैं या यू बिकेम इनफर्टाइल इम्पोर्टेंट, विल दैट बी ओके? मतलब ये आपको चूज करना पड़ेगा कि पैरालाइज भी हो गया इम्पोर्टेंट भी हो गया, दैट इज बेटर देन नॉट गोइंग आउट ऑफ कंट्री। जो लोग ये चूज कर सकते हैं, मतलब ये आपको अपने आप से एक बैलेंस मेंटेन करना है कि एट व्हाट कॉस्ट बाहर जाना अलाउड तो है लगा के वैक्सीन, बट एट व्हाट इज द कॉस्ट आई हैव टू पे, राइट? वो आपको देखना पड़ेगा, राइट? तो पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जो भी चल रहा है ठीक नहीं है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, राइट? अगर आप सोचते हैं फ्रीडम इज फ्री तो वो है नहीं, फ्रीडम इज नॉट फ्री, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, right? One expensive can be you are having that vaccine with lot of side effects, right? और तब उस cost में, that is the cost you are paying to be free, that is the cost you are paying to be free. Huge cost. तो क्या ये cost आप pay करना चाहते हैं तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग हैं those who are dead, right? अब dead इंसान फॉरेन कैसे जाएगा ये तो मुझे पता नहीं, राइट? या पैरालाइज इंसान फॉरेन कैसे जाएगा ये भी मुझे पता नहीं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको सोचना है। एक भेड़ चाल है कि सब जो कर रहे हैं हम भी वही करें, वो करना जो लोग चाहते हैं तो वही लोग हैं जो ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। और याद रखिए एक और गड़बड़ जो हुआ है कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आप भी इन्फेक्ट होते हैं, बिकॉज आप इन्फेक्ट कर रहे हैं थ्रू वैक्सीन, और आप बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं आपकी वजह से, बिकॉज वैक्सीन लेने के बाद यू आर नॉट क्वारंटाइनिंग योरसेल्फ, आप क्वारंटाइन तो हो नहीं रहे, तो जो वो इन्फेक्शन आपके बड़ा बीमार पड़ रहा है, इन्फेक्शन आपके वजह से आपके माध्यम से बाकी लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं? पर्सनल कॉस्ट पे कर रहे हैं खुद को बीमार करके, और एक सोशल कॉस्ट पे कर रहे हैं बाकी लोगों को बीमार करके। और विद अनसर्टेनिटी क्या क्या बीमारी होगी, क्या आप जिंदा रहेंगे कि नहीं, क्या अब भी जरूरी है बाहर जाना, तो ये आपको देखना है। जो इनको इसके बावजूद भी जाना है तो वो वैक्सीन जरूर लें। सर डॉक्टर साहब यहाँ पे एक ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी हैं और स्पेशली कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पे जो कि जिन्होंने इस वैक्सीन बनाने की पूरी प्रोसेस में पूरा योगदान भी दिया है। एंड वहाँ पे ग्रुप में किसी ने ऐसे ही एक बार आपका एक वीडियो शेयर किया था जहाँ वैक्सीन नहीं लेने की आपने बात कही थी। तो जो बुद्धिजीवी लोग थे सभी लोग या उनमें से कई लोग, they were like नहीं, this is not fact, vaccination is the must and vaccination is very very important, हम लोगों ने इस पे पूरा रिसर्च किया है। How do you challenge those people, because you are openly challenging huge community of doctors and people who are involved into this vaccination। तो I know आप जिनको जो चैलेंज कर रहे हैं आपकी रिसर्च के बेस पे कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे कन्विंस करें सर इसके बारे में? एंड बीइंग अ कॉमन मैन मेरे सामने एक ही चैलेंज है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बोल रहे हैं, बाबा रामदेव बोल रहे हैं, 5 लोग बोल रहे हैं, बट इधर 5 लाख लोग जो डॉक्टर्स की लॉबी है या वो सब लोग बोल रहे हैं उसके इसमें। तो इनफैक्ट घर परिवार में रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई डॉक्टर आसपास में रहते ही है। सो दे ऑल्सो ऑल आर रेकमेंडिंग एवरीबडी, हेलो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा लो, अभी स्लॉट खुलने वाला है, ये है। सो what do you have to say sir? I know that I am fully convinced, but I got to see ऐसे 2-3 सवाल भी मैंने देखे, तो इसीलिए मैंने उन सभी के सवालों को एक राइट तरह से एड्रेस किया जा सके, इसीलिए, और थोड़ा सा और शायद डाउट अभी भी बाकी है, तो इसीलिए ये सवाल आपके। सही, ये एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल है जो आपने पूछा है। तो इसका तो मैं ऐसे उत्तर दूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ। आप डिक्शनरी मीनिंग में अगर देखेंगे सच्चाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप हो या वो वाले डॉक्टर हो जो आपको जो भी उन्होंने व्हाट्सएप में भेजा है, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट टू नो द ट्रुथ।
कोई भी ऐसा नहीं तो होगा कि जो बोल रहा है कि मुझे सच नहीं सुनना है, ऐसा कोई है? जितने भी लोगों की बात की, चाहे वो डॉक्टरों की लॉबी की बात की, आपने कॉमन मैन की बात की, अपनी बात की, हम में से एक चीज कॉमन है कि वी ऑल वांट टू नो द ट्रुथ, राइट? ट्रुथ हम सब जानना चाहते हैं, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन अबाउट इट। ये पहली बात है। अब आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ, डिक्शनरी मीनिंग। सच वही, राइट, जो यथार्थ में है, सच वही जो प्रूव किया जा सके, सच वही जिसका सबूत हो। ये भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है सच का। सच वही जिसका सबूत हो, सच वही जिसका यथार्थ हो, सच वही जो वास्तविक हो, राइट? तो अब जो सच है, जो वास्तविक है, जो ट्रुथ है, जो वास्तविक है, वो एविडेंस क्या है? वो एविडेंस क्या है, ये अगर आपको जानना है, ये आपको समझना है, तो एविडेंस मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। और एविडेंस अबाउट द वैक्सीनेशन एंड कोविड वैक्सीन मैंने इस द केस अगेंस्ट IMA में डाल दिया है। और अभी तक के एविडेंस मैंने आपके साथ भी शेयर किया। और जितने भी वैक्सीन दुनिया में अब तक आए हैं, वो सारे एविडेंसेस भी इस बुक में डाल दिया है। तो जब भी कोई डॉक्टर या फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान बोलता है कि वैक्सीन अच्छा है, तो तब उसके साथ एविडेंस क्या है वो बताए। बार बार कितने लोग बोल रहे हैं कि लाखों लोग बोल रहे हैं, और इधर तो बाबा रामदेव और डॉक्टर कृष्ण 2-3 लोग बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सच का डेफिनेशन ये नहीं है कि कितने लोग बोल रहे हैं, जो ज्यादा लोग बोले उसकी बात मान लिया जाएगा, उसी को सच मान लिया। इज इट द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ? नो। ट्रूथ का डेफिनेशन वो है, चाहे एक ही इंसान बोल रहा हो, लेकिन क्या वो सबूत दे रहा है? अगर एक भी इंसान बोल रहा है वो सबूत दे पा रहा है, तो उसे सच माना जाएगा। एंड मैंने अभी तक जो बताया है वो मैंने सबूत दिया है, और अब भी मैं सबूत दे रहा हूँ कि वैक्सीन, और फॉर दैट मैटर कोविड वैक्सीन हो या सारे वैक्सीन है, उन सारे वैक्सीन के सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करके मैंने इसमें डाल दिया। अब आता है उन डॉक्टर की बात। उनसे आप बोलिए, उनसे आप पूछिए कि आप सबूत दीजिए इन कॉन्टेक्स्ट कितने लोगों की एंटीबॉडी बनी, क्योंकि वैक्सीन का प्राइम मकसद सिर्फ एक ही है कि एंटीबॉडी बनाना, और तो कोई प्राइम मकसद है नहीं, राइट? उससे वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप करता, वो सिर्फ एंटीबॉडी बनाता है। तो क्या कितने % लोगों के एंटीबॉडी बने? नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने वैक्सीन लिया उनमें कितने लोग कोरोना से बच पाए? उनमें जितने लोगों ने वैक्सीन लिया 70% लोगों को कोरोना हो गया वैक्सीन लगने के बाद। 2 डोज, या तो कोरोना हो गया या फिर कोरोना से मर ही गए, राइट? तो अगर उनको भी कोरोना उतना ही % लोगों में हो रहा है जितना कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया, राइट? ये दोनों सवाल आप पूछ लेंगे, इसका आंकड़ों में जवाब दे। सिर्फ बार बार बोलना लगाओ, तो वो तो एक इमोशनल बात हो गई। लेकिन आप आंकड़ों में, मैं सारे व्यूअर्स को एक बार फिर बोलता हूं कि आप किसी से भी पूछिए, उन डॉक्टरों से पूछिए, प्लीज टेल मी अब तक इतना समय हो गया कि व्हाट % ऑफ पीपल गॉट द एंटीबॉडी बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, राइट? आंसर इज 7%। क्या 7%? और 93% उनमें एंटीबॉडी बने ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन, ये जो एंटीबॉडी बने हैं, क्या यही वो वाले एंटीबॉडी जो आपको नए वाले कोरोना वायरस से बचाएगा? इसका ट्रुथ आंसर मुंह से नहीं बोलना है, आपको सबूत देना है। मैं मुंह से तो बोल रहा हूँ, लेकिन साथ में सबूत भी आपको पकड़ाते जा रहा हूँ मेरे लिंक के थ्रू, क्योंकि सारे लिंक्स मैं पर डिस्कस करूंगा तो इट विल लॉन्ग टाइम। तो जिन डॉक्टर ने बोला, क्या उन्होंने एक सबूत दिया उसी व्हाट्सएप ग्रुप में? आप पूछिए कि सबूत दीजिए कि कितने लोग एंटीबॉडी बने हैं, तो वो दे हैव टू गिव इट इन रिटन, राइट? तो जो भी लोग बोल रहे हैं, चाहे वो WHO हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, वो बोल रहे हैं। बोलना कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल है। एविडेंस कहाँ से मिलेगा? वो मेडिकल लिटरेचर से मिलेगा, वो जर्नल से मिलेगा, जर्नल का रेफरेंस से मिलेगा। मैं आपको जर्नल का रेफरेंस दे रहा हूँ, चाहे मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ। तो सच्चाई, जैसे वो आप देखते हैं कि जब जज बैठता है, जज ये नहीं देखता कि मीडिया क्या बोल रही है, मीडिया ट्रायल क्या बोल रही है, जज ये देखता है कि सबूत सामने क्या है, उसके आधार पर जजमेंट देना है उनको। सिमिलरली आप भी भ्रमित होने से बचने के लिए जो भी इंसान सच सबूत दे रहा हो उसको लीजिए, ना कि कितने लाख लोग बोल रहे हैं। सारे लाख लोग बोल रहे हैं, 5 लाख लोग बोल रहे हैं, तो वो मारे भी तो जा रहे हैं, वो डॉक्टर मर भी तो रहे हैं। जबकि हमारे कोविड सेंटर में तो ना हमारे एक्सपर्ट मर रहे हैं, ना वो बीमार पड़ रहे हैं, ना कोई पेशेंट मर रहा है। तो सबूत ये है ना, एक तो होता है कि मैं बोल रहा हूँ फ्लू डाइट ले लो, दूसरा है कि साक्षात हम करके दिखा रहे हैं। वहां पे आप आके देख लो, बजट 98% एलोपैथी की तरफ है, तो वो हमारी गलती नहीं है, इसीलिए वो फैले जरूर है। दे हैव बॉट द नेशनल मीडिया, बट बार बार बोलना इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ। एविडेंस आई थिंक यहाँ पे, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दोस्तों यहाँ पे आई थिंक आप और मैं सब पढ़े लिखे हैं, और हम सब को ये डेफिनेटली अपनी अपनी धारणा रखने का ये फ्रीडम है। लेकिन मेरा एक ही लोगों से कहना है कि हम लोग चीजों को समझें, जानें। हमने इतने सालों से कोविड क्या है, उसके कारण लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके बारे में सुन लिया हमने 1.5-2 साल से। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं
क्या हम उसको भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं? एटलीस्ट उसके ऊपर 1 महीना तो रिसर्च दें हम लोग। और अगर हम अपनी खुद की रिसर्च उसके ऊपर करेंगे तो शायद आप में से कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं कोविड फ्री वर्ल्ड के लिए वैक्सीन जरूरी है, आप में से 1-2 लोगों का मैंने ये कमेंट पढ़ा। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं यू आर द ओनली वन हु इज अगेंस्ट वैक्सीन। डॉक्टर साहब इज टेलिंग बेस्ड ऑन व्हाट इज हिज रिसर्च, व्हाट आर द फैक्ट्स। 55,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट को ठीक करना और उनके आई थिंक ऑडियो वीडियो के माध्यम से लाखों लोग, जो कि शायद उनके पास रिकॉर्ड भी उस चीज का नहीं होगा, जैसे मेरा मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, लाखों लोग उसे देख रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कि कौन उससे चेंज हो रहा है कौन नहीं हो पा रहा है। सो हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च के बाद डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं। नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एनीबडी कैन कम एंड विद दिस कॉन्फिडेंस कैन चैलेंज व्हाट द वर्ल्ड हैज बीन टेलिंग। ऑलराइट, सो मैं चाहूंगा कि इसको आप पॉजिटिव माइंड से लें, एक ओपन माइंड से लें और इसे देखें। क्या पता ये आपके घरों की हजारों लाखों रुपए की दवाइयां बचा ले, क्या पता ये आपको हजारों बीमारियों से बचा दे। यू नेवर नो। ऑलराइट, एंड ये छोटी चीजें देखिए, मैं भी डॉक्टर साहब के पास पहली बार जब मिला और उन्होंने DIP डाइट सजेस्ट किया तो मैं कभी भी पूरी तरह से DIP डाइट पे अभी तक नहीं आ पाया हूं डॉक्टर साहब, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि माहौल ही आसपास ऐसा है कि सब जगह कुक्ड फूड ही मिल रहा है एंड यू नो कभी कभी जीभ भी ललचा जाती है। बट यस 50% हुआ है सर, 50% हुआ है एंड दैट इज अ बिग थिंग। आई एम फीलिंग अ ह्यूज चेंज इन माय साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी लेवल्स। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हमारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में तो लाखों लोग आए थे, 17.5 लाख लोगों ने प्रोग्राम देखा, उन सभी का फीडबैक रहा है, ये मेरी टीम का फीडबैक रहा। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने इतने सारे एक आधे आदमी के ऊपर नहीं रिसर्च किया, 55,000 से ज्यादा पेशेंट ठीक होके बिना मेडिसिन के, बिना पैसे के और आई थिंक बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क, बिना वैक्सीन के ठीक होके गए, बिना वेंटिलेटर के, बिना रेमडेसिवियर के, बिना बहुत सारे जितने भी इंजेक्शन और दवाइयां, एलोपैथी, सब कुछ, नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, नथिंग एट ऑल। और उसके बिना इतने लोगों को ठीक किया, उसके बेस पे डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी रिसर्च रखी है। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इन इट और नॉट, बिकॉज यू नो हर आदमी बिलीव करे ही करे, हर आदमी पे दैट इज नॉट अग्रीइंग। बट मैं इतना जानता हूं कि कोई भी पहलू को मुझे समझना जरूरी है और उन समझने के लिए, क्योंकि ये आपके सवाल नहीं है, मेरे भी सवाल थे कि यार कोरोना में ऐसा क्या हो रहा है, 6ठे दिन तो लंग खराब हो जा रहे हैं, 7वें दिन तो वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है और 9वें दिन डेड बॉडी निकल रही है, 12वें दिन डेड बॉडी निकल रही है। व्हाट इज दैट हैपनिंग? ओके डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे 2-3 जनरल क्वेश्चन। एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सब लोग क्या करें? जैसे आपने DIP डाइट बताया, सनलाइट में बैठना, ये पिछले आपने वेबिनार में बताया था डिस्कशन में। व्हाट ऑल द अदर थिंग्स वी ऑल कैन डू? और डाइट में भी करें तो कैन यू गिव अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ आंसर ऑन दैट सो दैट ऑल द पीपल कैन रियली फील दैट। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्यूनिटी मींस। इम्यूनिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे बॉडी की बाहर के वर्ल्ड से लड़ने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बाहर के पैथोजन वर्ल्ड से, पैथोजन में बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगी आते हैं, तो ये सारे पैथोजन्स हैं जो जिन्हें आपको अलग नहीं कर सकते। इनफैक्ट इनसाइड आवर बॉडी 90% ऑफ आवर सेल्स आर दोज वायरस एंड बैक्टीरिया ओनली, राइट? उन्हीं से बने, तो हम उनसे घिरे हुए हैं, उनसे बने हुए हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं या कोई सोचता है कि मैं अपने आप को वायरस से डिसोसिएट कर लूंगा, आइसोलेट कर दूंगा मास्क पहन के या सोशल डिस्टेंसिंग रख के, तो दीज थिंग्स डू नॉट हैपन। ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है जब आप चांद पे चले जाएं, तभी सोशल डिस्टेंसिंग रियल मायने में हो सकती है। तो आप कितने भी सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तो इम्यूनिटी का मतलब कि हमारे आसपास के जो पैथोजेंस हैं, जो एक सिनर्जी में रहते हैं हमारे साथ, लेकिन वो कभी कभी उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी पे हावी पड़ जाते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इलनेस, इन्फेक्शियस डिजीज। तो ऐसे हावी ना पड़ पाए वो बैलेंस मेंटेन रहे, राइट? तो वो बैलेंस मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म है, एंड दैट मैकेनिज्म व्हाट वी कॉल एज इम्यूनिटी। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ओवरऑल बदलाव करना पड़ेगा। कोई एक घुट्टी नहीं है, दो चार नुस्खे नहीं है जो कि इम्यूनिटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। आपके लाइफस्टाइल में, लाइफ के स्टाइल को बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे शुरू होती है सबसे बड़ी बात, एट द लेवल ऑफ थॉट, एट द लेवल जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो इम्यूनिटी की बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। आपके शो के माध्यम से जो व्हाट यू आर डूइंग, सिंगल मोस्ट थिंग, अगर मैं कोई मुझसे पूछे कि आपका जो एक्शन है वो उससे इंसान को क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, बिसाइड कि वो कैसे पैसे कमाएगा या करियर में आगे बढ़ेगा, वो तो अलग बात है।
लेकिन सबसे पहली बात उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन है विद इम्यूनिटी। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए जैसे ही आपको डर लगता है तो आपके बॉडी में फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बनते हैं और वो हार्मोन से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके पल्स बढ़ जाते हैं, राइट, वो सारे बॉडीली चेंजेस आते हैं। लेकिन वो डर खत्म हो जाता है, वो चला जाता है। लेकिन अगर डर वही वाला डर एक्सटेंड रहेगा कुछ घंटों तक तो वो हार्मोन बनते रहेंगे कुछ दिनों तक तो वो बनते रहेंगे। नाउ इट विल बिकम इलनेस, राइट। तो पॉजिटिविटी जब होती है तो इस तरह के चेंजेस नहीं आते हैं तो और या इंसान कोप कर पाता है। तो याद रखिए, व्हेन यू आर पॉजिटिव द बैलेंस ऑफ द हार्मोन इज देयर इन द बॉडी which brings the homeostasis, जिससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती। तो फर्स्ट थिंग इज, आप सबको जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि आप पूरे दिन में पॉजिटिव रह पाए। वो जुगाड़ क्या है? आपके पास बहुत सारे जुगाड़ है। या तो ये जैसे ये यूट्यूब चैनल है PSR यूट्यूब चैनल, इसमें आप वीडियोस देखें, या फिर आप कोई थिंक रिच की बुक्स होंगे वो पढ़े। जैसे मैं पर्सनली पढ़ता हूँ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ऐसा नहीं कि पहले नहीं, बहुत बार पढ़ा है और कोई पन्ना खोल लिया पढ़ लिया। तो आपकी पॉजिटिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, किसी और की नहीं है। और उसके क्यों, एक और कारण ये हो गया कि वो इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करता है। सो फर्स्ट थिंग, इम्यूनिटी बढ़ाने पे आपने सवाल पूछा तो पहला तो यही है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव। हाउ यू वांट टू बी पॉजिटिव, व्हाट इज द मैकेनिज्म? पॉजिटिव लोगों के आसपास रहे, अपने पुराने दोस्तों को याद किया, इस तरह के डिस्कशन में भी आपने पार्टिसिपेट किया, ये सारी बातें, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सनलाइट। आपको देखना है पूरे दिन भर में डिड यू गेट एन एक्सपोजर टू सनलाइट बाय अबाउट 10, 15, 20 मिनट्स। क्या 15 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर मिला? सुबह मिला, दोपहर को मिला, अर्ली इवनिंग मिला, कब मिला आई डोंट माइंड, बट 15 मिनट्स और एक्सपोजर टू सनलाइट, राइट। दूसरी बात। तीसरी बात, फ्रेश एयर, राइट। आज की तारीख में जितना फ्रेश एयर की जरूरत है वो पहले कभी भी ये मुद्दा ही नहीं बना। भाई फ्रेश एयर की जरूरत सबको पता है, लेकिन अब दिमाग में घुस गया कि फ्रेश एयर कैन किल यू। तभी आप नाक में 2 या 3 मास्क लगा के घूमते हैं, कलरफुल मास्क। तो आपको ये देखना है कि आप ताजी हवा में सांसें ले, आप अपनी खिड़कियों को खोल के रखें, ये आपकी इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। आप घुटन में ना रहें, बंद कमरे में, बंद एसी में कम से कम रहें, राइट। तो एयर, सनलाइट, थॉट्स, दीज 3 थिंग्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन इम्यूनिटी। यानी कि आप देखिए, जो एक मजदूर है, एक भिखारी भी है, वो उसका डाइट क्या होगा? वो तो कुछ भी खा लेता है। एक किसान है, उसका डाइट क्या होगा, राइट। तो लेकिन इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, आपने एक भी कोविड पेशेंट भिखारी को मरते हुए नहीं देखा, एक भी मजदूर को मरते हुए नहीं देखा। मजदूर तो कोई मास्क नहीं लगाते, वो तो उनके घर इतने छोटे छोटे होते हैं कॉम्पैक्ट कि वो स्कोप ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। ऐसे ऐसे गलियों में रहते हैं जहां पे आप जाएंगे तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग तो एक मजाक है। तो उनको तो नहीं कोई किसी को भी कोरोना या कोविड हुआ या कोरोना से कोई मर गया, फ्लू होता है, फ्लू हुआ और ठीक भी हो गया, उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो आपको ये देखना है कि एयर, सनलाइट, थॉट्स एट 3 लेवल, एंड द 4th आखिरी लेवल आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डाइट। अब डाइट में अगर स्पेसिफिकली आप पूछते हैं तो मैं तो बोलता हूँ 0.2 ग्राम ऑफ विटामिन सी यू हैव टू ईट एवरी डे, नॉट फ्रॉम द टैबलेट, इट विल नॉट वर्क, इट विल वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 2 संतरे खा लीजिए, संतरे नहीं है तो 3 आम खा लीजिए, 3 आम नहीं है तो 4 टमाटर खा लीजिए, 4 टमाटर नहीं है तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रूट्स अवेलेबल हो, 2-3 तरह के फ्रूट्स करीब 300 ग्राम खा लीजिए, या फिर आप 1 मुट्ठी मटर खा लीजिए। तो जितने सारे मैंने ऑप्शन बताए, ये वीडियो को दोबारा सुन के आप ये सारे वो ऑप्शन याद कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज रोज कर लेंगे तो आपको 0.2 ग्राम विटामिन सी आपके पेट में चला गया, और 0.2 ग्राम विटामिन सी अगर पेट में चला गया तो डेली डोज ऑफ विटामिन सी। और ये सिर्फ 0.2 ग्राम नहीं गया, और साथ साथ प्रोपोर्शनेटली और भी विटामिन एंड मिनरल चले गए, क्योंकि आप 0.2 ग्राम विटामिन सी इन ए सॉलिड फॉर्म, इन ए प्योर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, आप एक फ्रूट या वेजिटेबल ले रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए और प्रोपोर्शनेट विटामिन एंड मिनरल जो चाहिए वो भी आपको मिल गए। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड इंक्लूड इन योर लाइफस्टाइल। या फिर अगर मोटी बात करते हैं तो मैं तो बोलता हूँ जो DIP डाइट लास्ट टाइम हमने बात किया था, वो DIP डाइट लेना शुरू कर देंगे तो चिंता ही बात नहीं है। डाइट के कॉन्टेक्स्ट में जितनी सारे इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी को चाहिए टू मेंटेन अ हेल्थ। आफ्टर ऑल इम्यूनिटी की चिंता इसीलिए कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्दी रहने का के लिए बिसाइड एयर, बिसाइड सनलाइट, बिसाइड पॉजिटिव थिंकिंग, द 4th पिलर, द 4था पिलर है ये डाइट, 4था और आखिरी पिलर है। यानी कि डाइट इज इंपॉर्टेंट बट देयर आर 3 मोर थिंग विच इज फार इंपॉर्टेंट देन डाइट। इसका उल्टा कर दीजिए बीमार पढ़ाने के लिए किसी को कि भाई एक सनलाइट बंद कर दीजिए, दूसरा फ्रेश एयर बंद कर दीजिए,
तीसरा, उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर दीजिए, आप तो कल ही मरने वाले हैं। यानी कि जितनी बार वो फोन करे आपको, आप बोले कि आप मरे नहीं, अभी तक जिंदा ही हैं, जैसा भी हो भी रहा है, राइट। जितनी बार फोन किसी को करने जाते हैं तो क्या होता है कि आप घर पे रहिए, बहुत ही जरूरत हो तो ही बाहर निकलिए, तो लगता है बाहर गोलियां चल रही, मैं तो मर जाऊंगा, ये वाला एक थॉट दिमाग में आता है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, किसी को अगर इसका उल्टा इम्यूनिटी को लो करना है तो देयर आर सेवरल वेज, उसके दिमाग में घुसा दीजिए कि वो किसी भी तरह से मर सकते हैं, और एयर का नामो निशान नहीं है, सनलाइट का नामो निशान नहीं है, ये 3 चीज कम कर दीजिए। आप डाइट अगर कितना भी देंगे, डाइट विल नॉट वर्क। दिस डाइट वर्क्स ओनली व्हेन द अदर 3 फैक्टर्स आर देयर। अदर 3 फैक्टर्स जो पैसे से नहीं आता, इंटरेस्टिंगली, ना तो पॉजिटिविटी पैसे से आ सकती है, और ना ही सनलाइट पैसे की जरूरत है, ना ही फ्रेश एयर को पैसे की जरूरत है। भगवान ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फ्री में अवेलेबल कराया है, लेकिन इंसान, राइट, अभी देख लिया कहां तक इंसान को बुद्धू बनाया जा सकता है कि ऑक्सीजन वातावरण में है, और तब भी हम उस ऑक्सीजन को लेने के लिए कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो कोई आपके सामने एक ऐसा आदमी मिल जाता है जिसको सांसें नहीं ले पा रहा, ब्रेथलेसनेस हो रहा है। ब्रेथलेसनेस का डेफिनेशन क्या है? अगर 1 मिनट में 30 बार से ज्यादा कोई सांसें ले रहा है तो समझ लीजिए ये ब्रेथलेसनेस है। तो काउंट कीजिए, 1 मिनट में 30 बार से ज्यादा हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, यानी कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो बॉडी ऐसा कर रहा है। तो वो अगर ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे करके लेटा हुआ है, ऐसे लेटा रहता है और सांसें लेता रहता है जोर जोर से, तो उसको धक्का देके अगर उसको ऐसे बिठा देंगे तो 15 मिनट में माइंडेड 15 मिनट्स में उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा, बढ़ के सेफ लिमिट में आ जाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे रोल हो सकता है उसी ऑक्सीमीटर का कि अब अपने संतुष्टि के लिए ऑक्सीमीटर लगा के छोड़ दिया और आप हैरान हो गए कि 15 मिनट में कहा तो 50 से 80-90 तक पहुंच गए 15 मिनट में। तो आपने सिर्फ एक ही काम किया ना, वो ऐसे था और ऐसे को आपने बोला कि भाई साहब आप ऐसे बैठ जाइए, तो हार्ट आगे आ गया, लंग्स पीछे रह गया, तो लंग्स की कैपेसिटी 15% बढ़ गया। और ज्यादा करना है तो मुंह को सीटी का आकार का बता दिया, नाक सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, ऐसे उसको बोलिए। और ज्यादा ऑक्सीजन तेजी से बढ़ाना है तो इस तरह के पंखे ये खरीद ही लीजिए, 150 रुपए 200 रुपए का आता है, और नाक से आगे, इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ एयर, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर कैन मेक योर निमोनिया कर सकती है, स्ट्रीम ऑफ एयर कैन हेल्प यू गेट द रियल एयर, राइट। तो ये ऐसे नाक, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सर एविडेंस बेस्ड है। ये एविडेंस बेस्ड अगर चाहिए आपको, जो दूसरी लहर का सच अगर आप देखेंगे उसमें अभी मैंने जो बताया पिछले 1 मिनट में, उसके सारे सबूत मैंने दूसरी लहर के सच के अंदर डाल दिया है, और ये बुक आपको कल से मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल चीजें हैं, मतलब ये भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ पहचानना है उसको। ग्रेट सर, फैंटास्टिक। गुप्ता फिल्म्स करके सर एक कमेंट है, मैं फोटोग्राफर हूं बिहार से, पूरा वेडिंग सीजन में बिना मास्क के फोटोग्राफी किया, 9 दिन बुखार भी आया, स्मेल एंड सांस लेने में दिक्कत भी हुआ, लेकिन मैं कुछ दिनों में ठीक हो गया बिना दवाई के, सिर्फ मौसमी के जूस से। वाओ, थैंक यू सो मच गुप्ता फिल्म्स शेयर करने के लिए। सो डॉक्टर साहब, एक आजकल कोरोना के साथ साथ एक और बीमारी आ गई थी, ब्लैक फंगस। आई नो बहुत ओवरबोर्ड हो चुका है, आपका बहुत समय ले चुका हूं, 9:20 हो चुका है, बट आई थिंक उससे भी ज्यादा। तो व्हाट इज दिस ब्लैक फंगस? क्योंकि ये एक और थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि अभी कोरोना के साथ साथ राजस्थान में स्पेशली ये सुनने को आ रही है कि सारे केसेस के। देखिए, एक बात आपको समझना होगा, मैंने अभी आपको बताया अभी पिछले एग्जांपल में कि हम वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से घिरे हुए हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों के ऊपर भी यहाँ ब्लैक फंगस होगा, नाक के ऊपर भी होगा, आपके लिप्स में होगा, बालों में भी होगा, हाथ में होगा। बल्कि ब्लैक फंगस कहाँ नहीं है? और ब्लैक फंगस ही क्यों, व्हाइट फंगस, पिंक फंगस, येलो फंगस, ब्राउन फंगस, सारे रंग के फंगस हमारे आसपास हर पल रहते हैं, हर पल। अच्छा, आप मिलना चाहते हैं फंगस से, तो एक काम कीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा पानी छिड़किए, एक जिप लॉक पाउच में डाल दीजिए और उस पाउच को कहीं रख दीजिए। रखने के 1 हफ्ते बाद जाइए, 4-5 दिन बाद जाइए, उस पाउच को खोलिए और उसके अंदर आप देखेंगे ब्रेड के ऊपर वो ब्लैक, पिंक, व्हाइट फंगस, इन सबसे आप मिल सकते हैं। तो फंगस तो आपके किचन में ऑलरेडी है, फंगस हर जगह है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बचपन से जब आप पैदा हुए थे तब से लेके फंगस से आपकी दोस्ती है, वो हर जगह रहता ही रहता है। लेकिन उसकी तादाद जब बढ़ जाती है तो वो आपके लिए परेशानी होती है। एक फ्रैक्शन वो आपके स्किन पे भी है, इस वक्त भी है।
बट वो एक सिनर्जी से रहता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पिछले सवाल के जवाब में बताया था। तो ये है ब्लैक फंगस। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बताया, राजस्थान में ब्लैक फंगस ये पाया जा रहा है कोरोना के पेशेंट को। कोरोना के पेशेंट या फ्लू के पेशेंट रेमडेसिविर की वजह से, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, स्टेप 1 उसे फ्लू हुआ, स्टेप 2 हॉस्पिटल गया, रेमडेसिविर लगा के उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो कर दिया। जब इम्यूनिटी लो हो गई ड्रास्टिकली, ऐसे में बॉडी के आसपास जो ऑलरेडी पहले से रेजिडेंट फंगस हैं, जो रहते ही हैं, अभी भी है मेरे बॉडी के आसपास और मेरे आपके भी, तो उनकी जब बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाती है फंगस की, राइट। और जब इनकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी तो आप जब बीमार पड़ेंगे तो लगता है कि इन लोगों ने अटैक कर दिया, तो आप बीमार पड़े, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई तो ये इनकी तादाद बढ़ गई, राइट। तो ब्लैक फंगस कोरोना लेके नहीं आया। कोरोना वायरस कैन ब्रिंग ओनली कोरोना वायरस, इट कैन मल्टीप्लाई ओनली कोरोना वायरस, राइट। जैसे कुत्ता कुत्ते का बच्चा ही पैदा करेगा, वो बिल्ली का बच्चा नहीं पैदा कर सकता, राइट। तो वैसे ही कोरोना वायरस कैन ब्रिंग मोर कोरोना वायरस, इट नॉट ब्रिंग ब्लैक फंगस, राइट। लेकिन ब्लैक फंगस इज ब्रॉट बाय द रेमडेसिविर। रेमडेसिविर ने ब्लैक फंगस को मौका दिया कि वो फैल जाए। और ब्लैक फंगस ही उस वक्त अगर उस इंसान के बॉडी में बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन देखें, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया और दैट मैटर और वायरस, तो वो भी मिलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो एलोपैथी लॉबी है, इन्होंने सोचा कि हम अपने कैमरे के लेंस को सिर्फ ब्लैक फंगस पे घुमाएंगे और उसी को बड़ा करके लोगों को दिखाएंगे। एक्चुअली ये ब्लैक फंगस नहीं है, ब्लैक मैजिक है, ये काला जादू है लोगों को डराने के लिए, राइट। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अब हॉस्पिटल ना जाए, ना तो रेमडेसिविर लगाएंगे आपको, ना ही आपको ब्लैक फंगस होगा। ब्लैक फंगस एक को भी नहीं हुआ जो हॉस्पिटल नहीं गए, एक को भी नहीं हुआ, ना ही किसी को हो सकता है। ये उन्हीं को हो सकता है जो अपनी इम्यूनिटी को ड्रास्टिकली लो कर ले with all these kind of deadly medication. So it is not connected with corona at all. It is just connected with the corona treatment protocol. Excellent, sir. Vasu Garg ji लिख रहे हैं, my mother Mrs. Renu Garg is a nice expert and has treated more than 1,000 COVID patients thanks to Dr. Vishwaroop. Thank you so much Renu ji and thank you so much Vasu ji Garg for writing this. And दोस्तों सर एक लास्ट चीज, अभी भी कोरोना का फियर तो खैर फिर भी बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, राइट। सो आपने डाइट का बता दिया, सनलाइट का बता दिया, फिर फ्रेश एयर, पॉजिटिव थॉट्स का भी बता दिया, एंड सारी चीजें बता दी है। सो व्हाट शुड आई स्टिल डू मोर इन ऑर्डर टू, लाइक पैनिक तो है, वैक्सीन वाला भी मामला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, स्टिल पीपल आर, आई नो दैट क्या करें। एक लास्ट मैं क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा हूं एग्जैक्टली। क्वेश्चन ये है कि जो लोग अभी भी डरे हुए हैं उनके लिए और कोई इलाज है, कहीं और ज्यादा रिसर्च वो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं, सो दैट दे कैन रियली नो, लाइक आपकी 2 बुक्स हैं, उसके अलावा और कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट साइट्स या जहां पे आयुर्वेदा वगैरह के और एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं, कैन यू गिव सम मोर रेफरेंसेस ताकि सभी लोग इसके बारे में और कहीं से पढ़ सकें। इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले टेलीविजन और न्यूज़पेपर को बंद कर दे 15-20 दिन के लिए। अखबार पढ़ना और टीवी देखना है तो कार्टून देख लो, या फिर आप स्टार प्लस देख लो, अब पता नहीं स्टार प्लस आजकल आता है कि नहीं, या वेब सीरीज देख लो, कोई अपने आप को एंटरटेन करना है। लेकिन खबरदार जो टीवी देखेंगे तो आपको, बाकी तो क्या, मैं भी जब टीवी कभी देखता हूँ, टीवी ऐसे खुल जाता है न्यूज चैनल, तो मेरे जैसे इंसान भी डरने लग जाता है। जिस तरह से जब आप मूवी हॉल में जाते हैं डरावनी मूवी देखने, हॉरर फिल्म, तो आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे कोई भूत नहीं है, मैं तो भूत की मूवी यूं ही देखने आया हूँ, लेकिन जितनी बार सीन में भूत का कोई सीन आता है तो आप रियल मायने में डरते हैं, इवन इफ यू नो कि ये कोई भूत नहीं है, आई एम वेरी मच इन ए सेफ प्लेस। सिमिलरली पता हो या ना हो रियलिटी, जब टीवी में इस तरह से एक म्यूजिक आता है कि, और उसके बाद एक सिंक्रोनाइज तरीके से आवाज आती है कि अब आप मरने वाले, देखिए कितने लोग मर गए, तो एक दिल में लगता है कि कहीं मैं भी जिंदा रहूंगा तो या नहीं। तो आप टीवी देखना आप बंद कर दीजिए, और अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो इसी पन्ने से भरे हुए हैं। दे आर ऑल सोल्ड मीडिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ, दे आर ऑल सोल्ड मीडिया। हमारे एक मित्र हैं प्रकाश पोखरे, परसों मैं अकोला में उनके पास था, हमारा नया सेंटर उन्होंने लॉन्च किया, डेली देश उन्नति, जो एक लीडिंग न्यूज़पेपर है इन महाराष्ट्र, वो उन्हीं का है, ही इज द चीफ एडिटर होता है। तो ही टोल्ड कि हाउ दिस मीडिया इज बीइंग बॉट, किस तरह से खरीदा गया। तो जो भी आप न्यूज देख रहे हैं, दे आर नॉट न्यूज, दे आर द इंफॉर्मेशन विच दे वांट टू गेट फीड इनसाइड योर ब्रेन। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को अपने घर में, अपने दिमाग के घर में जगह ना दें। तो और ऐसे जो भी रिसोर्सेज हैं
वो अगर ऐसे रिसोर्स है भी तो आप वेरीफाई करने की कोशिश करें। वेरीफाई करने के लिए फिर हम जैसे लोग हैं, हम भी आपको एविडेंस दे रहे हैं, उस एविडेंस में वेरीफाई करके ही दे रहे हैं, उसमें हम रेफरेंसेस दे रहे हैं, और उन रेफरेंस में जाएंगे तो वो गवर्नमेंट की साइट के रेफरेंसेस हैं, या फिर वो रिसर्च पेपर्स हैं, या फिर वो जर्नल्स के कुछ पेपर्स हैं। वो सब चीजें आप देखें, अपने आप को एनरिच करें और कोशिश करें। जैसे अभी आपके ही इसमें यूट्यूब चैनल में अभी आपने जैसे पढ़ा, नाइस एक्सपर्ट का एक कमेंट आया है, तो मैंने आपको बताया कि हर शहर में इस वक्त करीब 50 से 100 पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें हमने डायरेक्टली ट्रेन किया। हर शहर में कम से कम एक एक्सपर्ट हमारे हैं। तो ऐसे लोगों से आप जुड़े, ऐसे मिशन से आप जुड़े। जब अगर आप में से कोई भी हमारे कोविड सेंटर में आएंगे और एक बार कोविड सेंटर का चक्कर लगा लेंगे, कोविड का भय दिमाग से चला जाएगा। वहां पेशेंट हंसते हैं, खेलते हैं, झूमते हैं, राइट, और जो कि स्ट्रेचर में जो आए होते हैं और खुशी खुशी जाते हैं और फिर अपने मन से वापस भी आते हैं बाकी पेशेंट को देखने एज ए वॉलंटियर, राइट, और जिनके पास पैसा होता है वो आके डोनेट भी करते हैं। तो आप पॉजिटिव माहौल में जाइए, और पॉजिटिव माहौल कहाँ है, हमारे जो कोविड सेंटर है वहां विजिट कीजिए, हमारे नाइस एक्सपर्ट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट लीजिए, हमारे साइट में जाएंगे तो उनके कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएंगे, ढूंढिए जरा। हमारे पेशेंट्स हैं ऐसे जो आपके चैनल में भी लिख भी रहे होंगे, जैसे आपने कमेंट एक दो पढ़े भी अभी, उनसे संपर्क बनाइए, उन्होंने क्या किया संपर्क बनाइए। इस तरह के कुछ एक्शन लीजिए सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड विद लाइक माइंडेड पीपल। एक एक्शन आप ले चुके हैं कि आप इस डिस्कशन का हिस्सा हैं, तो आपको ये नया इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये ट्रैक आप ये ट्रैक में आगे बढ़िए और ये बीएसआर जी को बोलिए कि ये मेरे और इंटरव्यूज कराए ताकि आप और इंटरव्यू देख। Tathastu, sir. Tathastu. Now we'll have a close association in many forms, sir, because I really want कि अगर ये information पहुंच के किसी का डायबिटीज भी बच सके तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिए कोविड के लिए एक बार फिर भी लोग पता नहीं किस लेवल पे जाए, लेकिन डायबिटीज जो कई सालों से, हाइटेंशन, ब्लड प्रेशर, और आप तो अभी बता रहे हैं कि डायबिटीज का रेंज उन्होंने कम कर दिया, इसके कारण लोग डायबिटिक है रादर देन दे एक्चुअली बीइंग डायबिटिक। तो इस तरह की क्लियर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। एंड एक लास्ट सवाल और ले लेता हूँ। सृष्टि कह रही है, BSR please ask how to stand against vaccine. They are forcing vaccines illegally through companies and state government. So वैक्सीन का में फोर्स तो किया जा रहा है सर, हर जगह पे किया जा रहा है, चाहे इस लेवल पे किया जा रहा हो कि आपको वैक्सीन नहीं लगवाया तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं जा सकते, बिना मास्क के नहीं घूम सकते, so many things. So do you have any plan जिसके कारण हम सब उसमें जुड़ सकें और अगेंस्ट, या whatever we can do in order to spread this right information कि हम लोग क्या डाइट वगैरह फॉलो करें इस चीजों को। सर व्हाट इज द बिगर प्लान जहाँ पे मेरे जैसे लोग या सभी लोग, सृष्टि जैसे सभी कंट्रीब्यूट कर सके? सर देखिए, यहाँ पे एक प्लान है ताकि इस तरह के सिचुएशन को भारत से बाहर निकाल पाए। इसके लिए 24 मई, दैट इज लास्ट मंथ, मैंने और हमारे टीम के 161 डॉक्टर्स एंड मेनी ऑफ देम MBBS, MD, इवन डबल MD और आयुर्वेद आचार्य, सारे सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम, 161 डॉक्टर्स की टीम ने एक चिट्ठी लिखी, ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, और वो चिट्ठी की CC कॉपी जितने भी भारत में MLA हैं, जितने भारत में MPs हैं, जितने भारत में चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भारत में DM है, राइट, अबाउट 5000 ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंसर है उनको हमने भेजा, पर्सनली भेजा। उसकी हिंदी में कॉपी इस किताब में मिल जाएगी, उसकी इंग्लिश में कॉपी आपको इस किताब में मिल जाएगी। इन दोनों की लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो अगर आप इस वो पहले तो वो चिट्ठी आप पढ़िए, उसमें हमने सारे सबूत डाल दिए, जितने सारी चीजें आज हमने डिस्कस किया वो सबूत डाल दिए हैं, जो ये प्रूव करता है कि जो रियल डेथ एंड थ्रेट है वो किसी वायरस की वजह से नहीं है। वायरस के नाम पे जो इलाज है, चाहे प्रिवेंशन वैक्सीन हो, चाहे इलाज के नाम पे रेमडेसिविर हो, दे आर द रियल थ्रेट। तो वो सारे सबूत हमने डाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना होगा कि वो चिट्ठी हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों भाषा में है, जो हमने आपके शहर में, जो भी आप जहां पे भी रहते हैं, आपके शहर के MLA, आपके शहर के MP और आपके शहर के DM, उन तक हमने वो चिट्ठी पहुंचाया है। हालांकि वहां से रिस्पॉन्स आया नहीं है, राइट, लेकिन हमने चिट्ठी पहुंचा दिया है ऑफिशियली, उनका रिकॉर्ड भी हमने रखा कि हमने चिट्ठी पहुंचाया है, और वो भी 161 डॉक्टर्स के सिग्नेटरी होने के बाद, जो कि भारत के अलग अलग लगभग हर स्टेट से, शहर से हमने डॉक्टर्स लिए हैं। तो स्टेप 1 आप वो चिट्ठी पढ़िए। स्टेप 2, अगर आप इस माहौल को ठीक करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। आप सिर्फ बैठे वेट नहीं कर सकते,
राइट। अगर आप कुछ ठीक करना चाहते हैं तो आप भी सोसाइटी की हिस्सा हैं, आपको भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, राइट। तो आप रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए दूसरा स्टेप कि ये चिट्ठी आप डाउनलोड कीजिए, आपको हिंदी इंग्लिश मिल जाएगी, उसकी कॉपी अपने क्षेत्र में जो भी थोड़े बहुत पावरफुल लोग आपको लगता है जो जेन्युइनली चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, लोकल जो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, जिनको पता नहीं हो कि असलियत क्या है, तो उन तक ये चिट्ठी पहुंचाएं हमारी, राइट। तो ये चिट्ठी पहुंचाएंगे और इस एक्शन में आप जुड़ेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, बिकॉज सच आपको पता है। जब सच आपको पता चल जाएगा तो आपके अंदर डर भी कम होगा, और तब आप, और ऐसे मास लेवल पे आपकी तो फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो मास लेवल पे अगर हर शहर में कम से कम इस वीडियो के माध्यम से एक एक इंसान भी जाग जाए और जाग के सोचे चलो मैं ये चिट्ठी 5 लोगों तक पहुंचा दूंगा, तो भारत के हर अच्छे 5 लोगों तक ये चिट्ठी होगी, तो सोशल रिवोल्यूशन आ सकता है। सोशल रिवोल्यूशन आएगा तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, ये छोटा सा काम हम सब कर लेते हैं, ऑलराइट, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट लेटर ऑन माय ट्विटर अकाउंट, एंड आप लोग भी वहां से कर सकते हैं। डॉक्टर